अध्याय 11 कौन सा पवित्र स्थान? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। अध्याय 11 कौन सा पवित्र स्थान? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या सुन रहे हैं। क्या मू यान ने इतना बड़ा इनाम ठुकरा दिया? क्या आप नहीं जानते कि ये अच्छी बातें हैं? म्यू परिवार के सभी युवक चिंतित थे। इस समय वे चाहते थे कि काश वे म्यू यान की ओर से ये पुरस्कार ले पाते। यदि उनमें ये अच्छी चीजें होती तो उनकी ताकत निश्चित रूप से तेजी से बढ़ती। क्या अद्भुत खजाना है म्यू यान, क्या तुमने इसे देखा भी नहीं? परिवार के बुजुर्ग भी बहुत हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मू यान इन खजानों को क्यों ठुकरा रहा है। तार्किक रूप से क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था? मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्या उसने तुम्हें नीची नज़र से देखा? बड़े बुजुर्ग हैरान थे। ये खजाने उन्हें आकर्षक लग रहे थे और उससे भी ज्यादा मू यान नामक एक युवक को। या फिर क्या म्यू यान इतना लालची है कि वह इस छोटे से इनाम को पाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह कीमत बढ़ा देता है और बहुत अधिक कीमत मांगता है? ये सोचकर कि यह वास्तव में एक संभावना थी, महान बुजुर्ग की आंखें कुछ उदास हो गईं। हालांकि मू यान की चैंपियन के रूप में स्थिति और मू परिवार के भविष्य के कारण उन्होंने फिर भी कहा, मू यान, क्या आप खजाने की कमी से असंतुष्ट हैं? ये तो पहले से ही परिवार की विरासत का हिस्सा हैं। ज्यादा लालची मत बनो, अभी आगे बढ़ो। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें 1000 अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन्स इनाम में दे सकता है। महान बुजुर्ग ने पहले उसे एक सूक्ष्म चेतावनी दी और फिर उसे एक छोटा सा इनाम दिया। ये सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए और फिर ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। 1000 स्पिरिट स्टोन, यह कोई छोटी रकम नहीं है। मिसाल के तौर पर, जब म्यू यान अभी भी म्यू परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था तो उसके आध्यात्मिक पत्थरों का वार्षिक कोटा केवल 500 था। अब उसे एक ही झटके में 1000 आध्यात्मिक पत्थरों का इनाम मिल गया। कौन इतना उत्साहित होगा कि पागल हो जाए? यहाँ तक कि म्यूलेई ने भी म्यू यान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, उसे याद दिलाना चाहा कि वह इसे स्वीकार कर सकता है। आखिरकार महान बुजुर्ग को अत्यधिक खून बहाना आसान नहीं है और भविष्य में ऐसा अवसर शायद फिर न मिले। अप्रत्याशित रूप से म्यू यान की नज़र में तथाकथित बड़े हुए दांव ने चैंपियनशिप खिताब और इनाम को और भी हास्यास्पद बना दिया। मैं कुनलुन पवित्र भूमि का अनुयायी हूँ, इसलिए मेरे सामने इस बकवास से शर्मिंदा मत हो। चैंपियनशिप इनाम मुझे, मू यान को कोई परवाह नहीं। म्यू यान जोर से हंसने लगा। उसने महान बुजुर्ग को कोई चेहरा नहीं दिखाया। जब उसने दोबारा मना कर दिया तो सभी को विश्वास नहीं हुआ। क्या ये पुरस्कार बुरे हैं? किस प्रकार का खजाना आपकी नज़र को आकर्षित कर सकता है? महान बुजुर्ग और अन्य लोग और भी अधिक क्रोधित हो गए, ये सोचकर कि यह लड़का उनका मजाक उड़ा रहा है। तो फिर तुम अपनी संतुष्टि किससे चाहते हो? बूढ़े की दाढ़ी गुस्से से कांप उठी। म्यू यान जोर से हंसा और फिर बोला, मैं आज सिर्फ अपना दिमाग साफ करने के लिए वापस आया था और अब मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने वही किया जो करना था और इससे उनके बारे में सभी की राय पूरी तरह बदल गई। सभी के चेहरों के भावों को देखकर वह उन लोगों के मन में अपने प्रति भय, भ्रम, संदेह, ईर्ष्या, जलन और यहाँ तक कि चापलूसी की भावना को भी महसूस कर सकता था। बस काफी है यान, तुम कहाँ जा रहे हो? म्यूलेई ने उत्सुकता से उसे बुलाया। म्यू यान ने कहा, पिताजी, मैं पहले ही कुनलुन पवित्र भूमि में प्रवेश कर चुका हूँ। स्वाभाविक रूप से मुझे अपनी साधना जारी रखने के लिए वहां वापस लौटना होगा। कुनलुन पवित्र भूमि, म्यूलेई ने असमंजस में भौहें चढ़ाईं। आपने इस बल के बारे में क्यों नहीं सुना? ये जानकर कि वह एक पवित्र भूमि में प्रवेश कर चुका है, सभी लोग हैरान रह गए। पवित्र भूमि जंगली अमर दुनिया की परम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी स्थान को जिसे पवित्र भूमि कहा जा सकता है, उसमें अमर सम्राट की विरासत अवश्य होगी। यदि आप पवित्र भूमि में शामिल होना चाहते हैं तो आपको लाखों लोगों में से एक प्रतिभाशाली होना चाहिए, अन्यथा आप बिल्कुल भी योग्य नहीं होंगे। अब जब वह पवित्र भूमि में शामिल हो गया है तो क्या म्यू परिवार भी इससे लाभान्वित हो सकता है और भविष्य में समृद्ध हो सकता है? ये सोचकर जो बुजुर्ग म्यू यान के प्रति उदासीन और अधीर थे, उन्होंने तुरंत अपने भाव बदल दिए और चापलूसी और खुशामद करने लगे। म्यू परिवार के कनिष्ठ सदस्य भी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। यद्यपि म्यू कुन मजबूत है, उसके लिए पवित्र भूमि में शामिल होना बिल्कुल असंभव है। म्यू यान अलग है। पवित्र भूमि में शामिल होने के बाद उसे म्यू परिवार का सबसे चमकदार व्यक्ति बनना तय था। वह कैंटियन क्षेत्र, डोंगशेंग महाद्वीप और पूरे जंगली अमर संसार में भी प्रसिद्ध था। पवित्र भूमि यान तुमने कहा था कि तुम पवित्र भूमि में शामिल हो गए हो। कुनलुन पवित्र भूमि कहाँ है? यद्यपि म्यूलेई ने कुनलुन पवित्र भूमि के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने महसूस किया कि ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि वह बहुत अज्ञानी था और उसके लिए दुनिया को न देखना सामान्य बात थी। यदि इसे पवित्र भूमि कहा जा सकता है तो ये बुरी कैसे हो सकती है? महान बुजुर्ग और अन्य लोग भी उत्साह से भरे हुए थे, जो उनके पिछले गंभीर और ठंडे व्यवहार से पूरी तरह अलग था। म्यू यान ने गर्व से अपना सिर उठाया। कुनलुन पवित्र भूमि हमारे कैंटियन क्षेत्र में है।
हालांकि यह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, ये जल्द ही पूरे उजाड़ अमर विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगी। उसे यह कहते हुए सुनकर म्यूलेई को हमेशा लगता था कि कुछ ठीक नहीं है। कैंटियन साम्राज्य की पवित्र भूमि कहाँ से आती है? केवल विकास में। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या इसे अभी तक विकसित नहीं किया गया है? सच्चाई जानने के बाद म्यूलेई के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे हमेशा यही लगता कि कहीं उसके मूर्ख बेटे को किसी धोखेबाज ने तो नहीं ठग लिया। इन सभी पवित्र स्थलों का उद्घाटन अमर सम्राटों ने किया था और ये अपनी स्थापना के समय से ही जंगली अमर लोक में प्रसिद्ध हैं। इनमें से किसकी शुरुआत एक छोटे से संप्रदाय के रूप में हुई थी? इसे पवित्र भूमि कहना शायद आत्मधोखा होगा, है ना? ग्रैंड एल्डर और अन्य लोगों ने भी इसकी खोज की। इतने समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह तथाकथित कुनलुन पवित्र भूमि ही नवस्थापित संप्रदाय था, है ना? मैंने सोचा कि यह कोई अलौकिक शक्ति है, उच्च और शक्तिशाली। कितना हास्यास्पद है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने कुनलुन की पवित्र भूमि के बारे में नहीं सुना होगा। पता चला कि यह अभी भी अविकसित है। बड़े बुजुर्ग व्यंग्यात्मक ढंग से हंसे। उन्हें यह विडंबना लगी कि वह सिर्फ मुयान को खुश करना चाहते थे। दूसरे एल्डर ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, मुयान, आपकी कुनलुन पवित्र भूमि इतनी शक्तिशाली है, ये बहुत बड़ी होनी चाहिए, है ना? अब आपके कितने शिष्य हैं? म्यूयान स्वाभाविक रूप से जानता था कि उनका क्या मतलब है, लेकिन उसने परवाह नहीं की। कुनलुन पवित्र भूमि में मास्टर का होना हमारा सबसे बड़ा विश्वास है। मैं इस पवित्र भूमि का एकमात्र शिष्य और कुनलुन पवित्र भूमि का बुजुर्ग हूँ, म्यूयान ने गर्व से कहा। परिणामस्वरूप महान बुजुर्ग और अन्य लोग हंसने से खुद को नहीं रोक सके। इतनी जोर से हंसे कि वे पीछे की ओर गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हा हा हा, क्या आप यहाँ अकेले हैं? क्या ये कोई पवित्र स्थान है? बिल्कुल नहीं, एक शिष्य की पवित्र भूमि। ये तो भयानक पैमाना है। हा हा हा, नहीं, मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। क्या अद्भुत पवित्र जगह है। ये बहुत प्रभावशाली है। म्यू परिवार के बड़े सदस्य लगातार हंसते रहे, यहाँ तक कि पूरा म्यू परिवार भी हंस पड़ा। सब म्यूयान को ऐसे देख रहे थे मानो कोई मजाक देख रहे हों। उन्होंने सोचा कि कुनलुन पवित्र भूमि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये केवल एक शिष्य वाला एक छोटा सा संप्रदाय निकला। बस इतना ही। यान एर, आपकी कुनलुन पवित्र भूमि की तुलना जिन्यू संप्रदाय से कैसे की जाती है? म्यूलेई ने सावधानी से पूछा। जिन्यू संप्रदाय भी कैंटियन क्षेत्र का एक अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय है। इसका नेता शून्य शोधन अवस्था तक पहुंच चुका है और उसके दसियों हजार शिष्य हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि म्यूयान की मंगेतर वर्तमान में जिन्यू संप्रदाय की मुख्य शिष्या थी। अगर कुनलुन पवित्र भूमि जिन्यू संप्रदाय से कहीं कमतर है, तो म्यूयान और उसकी मंगेतर के बीच की खाई और भी चौड़ी हो सकती है। कुछ सालों में वे दोनों अलग अलग दुनिया के लोग होंगे। अध्याय 12, सगाई तोड़ना, एक बड़ा बदलाव। अध्याय 12, सगाई तोड़ना, एक बड़ा बदलाव। ये सुनकर म्यूयान ने व्यंग्य किया, जिन्यू संप्रदाय क्या है? मेरी कुनलुन पवित्र भूमि के सामने वे चींटियों की तरह हैं। उसने ऐसे शब्द कहने का साहस इसलिए किया क्योंकि उसे गुरु की अद्भुत शक्ति पर विश्वास था। गुरु अपनी प्राकृतिक अग्नि आध्यात्मिक जड़ को एक पवित्र ज्वाला आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तित कर सकता है और अपने हाथ की एक लहर से इसे एक विशाल लहराते महल परिसर में भी परिवर्तित कर सकता है। उस एक ही हरकत से उसे पता चल गया कि उसका स्वामी सचमुच अथाह है। इसके अलावा जो मार्शल आर्ट मास्टर लापरवाही से फेंकता है वह शाही स्तर की मार्शल आर्ट है, जिसका अर्थ है कि शाही स्तर की मार्शल आर्ट मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। जिन्यू संप्रदाय की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि वे पवित्र स्थान भी जो लाखों या करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में हैं, क्या वे इतने उदार हो सकते हैं? एक छोटे जिन्यू संप्रदाय की तुलना कुनलुन पवित्र भूमि से करना, ये तो कुनलुन की पवित्र भूमि का अपमान है। हा हा हा, उम्मीद है ये सच हो। मुझे मिली खबर के मुताबिक आपकी मंगेतर गुयांगलुओ पहले से ही जिन्यू संप्रदाय की एक प्रमुख शिष्या हैं और एक उच्च पद पर हैं। इसके अलावा जिन्यू संप्रदाय के एक उच्च पदस्थ सदस्य के वंशज ने आपकी मंगेतर गुयांगलुओ पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। गु परिवार भी गुयांगलुओ को जिन्यू संप्रदाय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के बेटे से मिलाने में रुचि रखता है। एक निकम्मे व्यक्ति के रूप में आपकी प्रतिष्ठा के कारण गु परिवार ने आपको पूरी तरह से त्याग दिया है। गु परिवार से मुझे मिली जानकारी के अनुसार गुयांगलुओ अगले कुछ दिनों में सगाई रद्द करने के लिए उच्च अधिकारी के बेटे को म्यू परिवार के पास लाएंगे। बड़े बुजुर्ग की मुस्कान में स्पष्ट रूप से उपहास और व्यंग्य था। वह जानता था कि म्यूयान म्यू परिवार के प्रति नाराजगी रखता है और उनके लिए उसे अपना मानना नामुमकिन है। क्यों न सिर्फ एक दर्शक बनकर म्यूयान को जिन्यू संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा जाए। यद्यपि म्यूयान ने कुनलुन पवित्र भूमि की स्वर्ग तक प्रशंसा की, यदि उनका वास्तव में जिन्यू संप्रदाय से सामना हुआ तो उन्होंने यह नहीं माना कि कुनलुन पवित्र भूमि की तुलना जिन्यू संप्रदाय से की जा सकती है। निश्चित रूप से खबर सुनने के बाद म्यूयान का चेहरा बदल गया।
उनके और उनकी मंगेतर गु यंगलू के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे थे, लेकिन उनके बेकार हो जाने के बाद हालांकि गु यंगलू ने कुछ नहीं कहा, गु परिवार पहले से ही असंतुष्ट था। पिछले साल गु यंगलुओं ने सफलतापूर्वक जिन्यू संप्रदाय में प्रवेश किया और एक मुख्य शिष्य बन गए। गु परिवार ने मुयान को और भी अधिक नीची नज़र से देखा क्योंकि वह एक बेकार व्यक्ति था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गु यंगलुओ वास्तव में सगाई रद्द करने आएगी। असंभव, यंगलू और मैं कभी अलग नहीं होंगे, मुयान ने गुस्से से कहा। बड़े बुजुर्ग ने ठहाका लगाकर कहा, तो फिर हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। अगले कुछ दिनों में सगाई रद्द हो जाएगी। उसके उदास बूढ़े चेहरे को देखकर मुयान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यदि कोई है जो मेरे मूड को प्रभावित कर सकता है तो वह मेरे पिता हैं और दूसरा यंगलू है। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा। मुझे नहीं लगता कि यंगलू मुझसे अपनी सगाई तोड़ना चाहती है, मुयान ने ऊंची आवाज में कहा। डॉट 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 म्यू परिवार से हजारों मील दूर एक बहुत ही शानदार उड़ान जहाज म्यू परिवार की ओर बढ़ रहा था। उड़ने वाले कार्यशाला जहाज को खींचने के लिए 4 नीले स्केल वाले चौड़े पंख वाले ईगल जिम्मेदार हैं, जिनकी ताकत नींव निर्माण चरण के चरम पर पहुंच गई है। यह उड़ने वाली नाव जहां भी जाती है लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। इस उड़ने वाले जहाज के बारे में कई बुरे इरादे वाले लोग भी थे जिनके मन में विचार थे, लेकिन फाउंडेशन स्थापना चरण के शिखर पर 4 नीले स्केल वाले ईगल्स को देखने के बाद वे सभी हिचकिचा गए। फेक्सिंगफैंग जहाज के किनारे जिन्यू संप्रदाय का विशेष चिन्ह देखने के बाद जो लोग इसे चुराना चाहते थे वे पीछे हट गए। कैंटियन क्षेत्र में जिन्यू संप्रदाय एक शक्तिशाली शक्ति है। इसके नेता की शक्ति शून्य शोधन अवस्था तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा जिन्यू संप्रदाय हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और इसकी नींव मजबूत है। ऐसा कहा जाता है कि जिन्यू संप्रदाय पर्वत के पीछे निषिद्ध क्षेत्र में कई पूर्वज और भी अधिक भयानक शक्ति के साथ सो रहे हैं। उड़ने वाली नाव की विलासिता को देखते हुए अंदर संप्रदाय के शक्तिशाली लोग होने चाहिए। जो कोई भी ऐसे व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत करेगा वह जल्द ही मर जाएगा। उड़ते जहाज के अंदर एक आदमी और एक औरत थे। पुरुष सुंदर और लंबा है, जबकि महिला परी के शरीर और त्वचा के साथ पैदा हुई है, जो पृथ्वी परी की तरह एक हल्का प्रभामंडल उत्सर्जित करती है। यंगलुओ, ये तीसरी श्रेणी की लाल रक्त गोली की हुई और रक्त को मजबूत करती है और शरीर को निखारने में बेहद कारगर है। मैंने इसे दुकान से खरीदने में काफी पैसे खर्च किए हैं। उस आदमी ने एक गोली निकाली और गु यंगलुओ को दे दी, मानो वह उसे दे रहा हो। हालांकि गु यंगलुओ की प्रतिक्रिया बेहद ठंडी थी। उसने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई और कहा, जिनहाओ, तुम्हें मुझे इतनी कीमती चीज देने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का नाम जिनहाओ है और वह जिन्यू संप्रदाय के नेता का पुत्र है। गु यंगलुओ जिनहाओ को बहुत नापसंद करती थी, लेकिन वह इसे बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करना चाहती थी। जिन्यू संप्रदाय की मुख्य शिष्या बनने के बाद उसने सोचा कि वह जल्दी ही उन्नति कर लेगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह उसके दुष्स्वप्न की शुरुआत बन जाएगी। जिनहाओ को उससे प्यार हो गया और वह अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति का उपयोग करके उसे बार बार परेशान करने लगा। यद्यपि उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, लेकिन जिनहाओ ने न केवल हार नहीं मानी बल्कि अपने प्रयासों को तेज कर दिया और बाहरी दुनिया को घोषित कर दिया कि वह पहले से ही उसकी महिला थी। गु यंगलुओ इससे बेहद नाराज हुए और उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह बकवास न करे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिन्यू संप्रदाय के भीतर महिला शिष्यों ने पहले ही मौन रूप से स्वीकार कर लिया है कि वे जिनहाओ की महिलाएं हैं। गु यंगलुओ को और भी अधिक असहाय बनाने वाली बात यह थी कि जब उसके परिवार को इस बारे में पता चला तो न केवल उन्होंने उसे समझा नहीं, बल्कि उन्होंने उसे जिनहाओ को खुश करने के लिए भी कहा। उन्होंने उस पर म्यू परिवार के पास जाकर सगाई तोड़ने का भी दबाव डाला। भले ही गु यंगलू बेहद अनिच्छुक थी, लेकिन जिन्यू संप्रदाय और उसके परिवार के दोहरे दबाव में वह केवल कदम दर कदम ही आगे बढ़ सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि भाई मुयान कैसे हैं, क्या वह ठीक हैं? ये सोचकर कि पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति एक कुख्यात असफल व्यक्ति बन गया है, वह जानता था कि अभिमानी युवक अवश्य ही तबाह हो गया होगा। गु यंगलुओ को उस पर दया आ गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। जब जिनहाओ ने गु यंगलू का ठंडा रवैया देखा तो वह समझ गया कि यह महिला उस हारे हुए व्यक्ति के बारे में फिर से सोच रही होगी। यंगलुओ, तुम एक प्रमुख शिष्य हो जिसकी क्षमता असीमित है। हो सकता है कि भविष्य में तुम संप्रदाय के एक उच्च पदस्थ सदस्य भी बन जाओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे साथ नहीं होंगे, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ और मैं तुम्हें ऊंचा दर्जा पाने में भी मदद कर सकता हूँ। यह कोई संयोग नहीं है कि आपके बड़ों ने आपको सगाई रद्द करने के लिए कहा है। ज्यादा मत सोचिए, मैं आपकी सभी बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद करूंगा। जिनहाओ ने धीरे से लेकिन आत्मविश्वास से कहा, मैंने उस बेकार गु यंगलुओ के बारे में भी सुना था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मुयान बेकार हो गया है, भले ही मुयान अभी भी अभ्यास कर सकता है। जिनहाओ उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक छोटे परिवार का युवक उसके जैसे महान युवक से तुलना करने के योग्य कैसे हो सकता है?
गु यंगलुओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे मुयान को ये स्पष्ट करने का अवसर ढूंढना होगा कि वह उसके साथ अपनी सगाई नहीं तोड़ेगी, भले ही वह जिन्यू संप्रदाय छोड़ दे। जिनहाओ को परेशानी खड़ी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह पहले से ही दूसरे पक्ष की उदासीनता का आदी था। हालांकि म्यूयान को मारने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। जब तक मैं उस बदमाश को मार डालूंगा तब तक वह बदबूदार गु यंगलुओ और क्या कर सकती है? क्या वह तब मेरी गुलाम नहीं बन जाएगी? शायद पूरे म्यू परिवार को मारना आसान होगा, वह सोचने लगा। जिनहाओ के शरीर में गोल्डन कोर स्टेज के दूसरे स्तर की आभा लगातार बाहर निकलती रही, जिससे उनके बगल में मौजूद गु यंगलुओ बेहद सतर्क हो गया। ये जिनहाओ केवल 20 वर्ष का था, लेकिन वह पहले ही गोल्डन कोर स्टेज के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि यह जिन्यू संप्रदाय के विभिन्न दुर्लभ खजाने के कारण था, लेकिन उनमें महान प्रतिभा भी है। गु यंगलुओ और भी चिंतित हो गया। भाई मुयान का जिनहाओ से कोई मुकाबला नहीं है। मुझे उसकी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? गु यंगलुओ उलझन में थी। उसने पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था जितना अब कर रही थी। एक लंबी यात्रा के बाद वे अंततः म्यू परिवार के घर पहुंचे। 4 शक्तिशाली नीले स्केल वाले ईगल एक विशाल लग्जरी उड़ान नाव को खींचते हुए म्यू परिवार के ऊपर दिखाई दिए, जिससे म्यू परिवार के सभी सदस्य सतर्क हो गए। वहां पहुंचते ही म्यूयान, जो म्यू परिवार में प्रैक्टिस कर रहा था, को एक जानी पहचानी सांस महसूस हुई। यह उसकी मंगेतर की सांस थी। क्या तुम आखिरकार यहाँ आ गए? यंगलुओ, तुम्हारा क्या विकल्प है? म्यूयान खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकलकर बाहर की ओर चला गया। अध्याय 13। क्या आप जिन यूजों का क्रोध सहन करेंगे? बाहर जिनहाओ और गु यंगलुओ प्रकट हुए, जिन्होंने म्यू परिवार के कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पहली नज़र में ही उन्होंने पहचान लिया कि वह लड़की म्यूयान की मंगेतर गु यंगलुओ थी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सोच रहे थे कि क्या बड़े बुजुर्ग ने जो कहा था वो सच था। क्या गु यंगलुओ सगाई रद्द करवाने के लिए लोगों को लेकर आया था? तो क्या उसके बगल वाला आदमी जिन्यू संप्रदाय के किसी उच्च पदस्थ अधिकारी का पुत्र हो सकता है? अब कुछ मज़ेदार देखने का समय आ गया है। जिनहाओ ने अहंकार से चारों ओर देखा, म्यू परिवार से संबंधित हर चीज के प्रति गहरी घृणा प्रदर्शित की। विशाल जिन्यू संप्रदाय की तुलना में म्यू परिवार बहुत छोटा है। जिन्यू संप्रदाय के कई हॉल म्यू परिवार के हॉल से भी ज्यादा आलीशान हैं। उसने नाक पकड़ने का नाटक किया और फुसफुसाते हुए कहा, चलो आज का मामला जल्दी से निपटा लेते हैं। इस जगह से बहुत बुरी बदबू आ रही है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जिन्यू संप्रदाय के युवा गुरु आ गए हैं, म्यू परिवार का मुखिया उनका स्वागत करने क्यों नहीं आता? दोनों व्यक्तियों के बगल में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। उसके बाद महान बुजुर्ग और अन्य लोग जल्दी से बाहर निकले और चापलूसी और खुशामद भरी मुस्कान के साथ जिनहाओ के पास पहुंचे। स्वागत है जिन्यू संप्रदाय के युवा गुरु, आपका यहाँ आना हमारे म्यू परिवार के लिए सम्मान की बात है। मैं म्यू परिवार से हूँ। महान वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाया और झुककर क्रॉल शब्द का अर्थ पूरी तरह से समझाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जिनहाओ ने घृणा से अपना हाथ हिलाया, उसे बीच में ही रोक दिया और चुप रहने को कहा। ठीक है, बकवास बंद करो। आज मेरे आने का मकसद बहुत सीधा है, यंगलुओ और तुम्हारे म्यू परिवार के बीच सगाई तय करना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जिनहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। गु यंगलुओ का चेहरा पीला पड़ गया जब वह उत्सुकता से भीड़ के बीच मुयान को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बड़े बुजुर्ग का बदसूरत बुजुर्ग चेहरा एक गर्मजोशी भरी मुस्कान से चमक उठा। बिल्कुल बिल्कुल, यंगलू के लिए आपका आशीर्वाद पाना एक आशीर्वाद है। हमारे म्यू परिवार को इस मामले में दखल देने का अधिकार कैसे हो सकता है? हमें सगाई रद्द होने पर कोई आपत्ति नहीं है। महान बुजुर्ग, भाई मुयान कहाँ है? वह कहाँ है? मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। गु यंगलुओ ने तुरंत घबराहट में चिल्लाकर कहा कि वह मुयान से व्यक्तिगत रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती थी। हा, म्यूयान, ये नाम सुनकर बड़े बुजुर्ग को बहुत बुरा लगा। तभी अचानक उनके सामने एक ज्वलंत आभा प्रकट हुई। यह म्यूयान था, जो शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द के निशान थे। यंगलू, क्या तुम सगाई तोड़ने आए हो? क्या यही मतलब है तुम्हारा? म्यूयान ने उदासीनता से पूछा। गु यंगलुओ आखिरकार अपने प्रियतम को सामने देखकर मुस्कुराए। उसने जल्दी से समझाया, भाई म्यूयान, यंगलुओ का ऐसा मतलब नहीं था। यंगलुओ सगाई रद्द करने के लिए कभी राजी नहीं हुई थी। ये सुनने के बाद म्यूयान अंततः अपनी चिंताओं को दूर करने में सक्षम हो गया। चूंकि यंगलुओ का दिल नहीं बदला है, वह उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। लेकिन जिनहाओ गुस्से से लाल हो गया। उसने गु यंगलुओ को घूरा, उसकी बातों से बहुत असंतुष्ट। खासकर जब उसने उसकी चमकदार मुस्कान देखी तो उसके प्रति उसकी नफरत और म्यूयान के प्रति उसकी हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई। मैंने उसे प्रसन्न करने के लिए अनगिनत दुर्लभ खजाने और कीमती अमृत खर्च किए, लेकिन अंत में मैं उससे एक मुस्कान भी नहीं पा सका। पूरे रास्ते उसने उसे कभी भी अच्छी तरह से नहीं देखा।
परिणामस्वरूप जब उसने म्यू परिवार के इस बच्चे को देखा तो वह बहुत खुश हुई। ये बदबूदार औरत, उसके बाद मुझे उसे निर्दयता से लूटना होगा, उसे अपनी जांघों के नीचे कुतिया बनाना होगा और उसे हर दिन जीभ बाहर निकालने और आंखें घुमाने के लिए मजबूर करना होगा। ये जिनहाओ को क्रोधित करने का परिणाम है। हालांकि हमें अभी भी पहले म्यू परिवार से निपटना है। जिनहाओ ने अपने सामने खड़े युवक को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने यह नहीं देखा कि उसकी साधना में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा था। आप इसे एक हाथ से कुचलकर मार सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चींटी को कुचलते हैं। क्या तुम वही मुयान हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम समझदार बनो और परेशानी न खड़ी करो। हमारे जिन्यू संप्रदाय का क्रोध तुम सहन नहीं कर सकते। जिनहाओ ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। ये सुनकर मुयान को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उसने दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए पूछा, सच में? क्या तुम्हारे जिन्यू संप्रदाय का गुस्सा भयानक है? जिनहाओ की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। आप इसे आजमा सकते हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और वह वास्तव में गोल्डन कोर स्टेज के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। ऐसी भयावह शक्ति ने म्यू परिवार में सभी को भारी दबाव महसूस कराया। क्या ये जिन्यू संप्रदाय का आधार है? यानर म्यूलेई चिंता से बच नहीं सका। वह जानता था कि उसका बेटा भी एक जिंदन मंच गुरु है, लेकिन वह जो क्षेत्र दिखा रहा है वह जिंदन मंच के आरंभ में ही होना चाहिए। गोल्डन कोर स्टेज के दूसरे चरण में मौजूद जिनहाओ के खिलाफ कैसे लड़ें? इसके अलावा जिनहाओ धनी जिन्यू संप्रदाय से आया था, इसलिए उसके पास कई उन्नत कौशल और गुप्त तकनीकें होनी चाहिए। उसकी तुलना में म्यूयान पहले से ही नुकसान में है। बड़े बुजुर्ग और बाकी लोग और भी घबरा गए। उन्हें परवाह नहीं थी कि मुयान जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन अगर मुयान ने जिनहाओ को नाराज कर दिया तो क्या मू परिवार भी फंस जाएगा? जिनहाओ, मैं सगाई रद्द करने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकते? ये देखकर कि जिनहाओ के वास्तव में जानलेवा इरादे थे, गू यंगलुओ ने जल्दी से उसे मनाने की कोशिश की। जिनहाओ ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर तिरस्कार से देखते हुए उसका मजाक उड़ाया। गू यंगलुओ, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें निर्णय लेने का अधिकार है? गू परिवार में कौन नहीं चाहेगा कि तुम जिन्यू संप्रदाय के करीब आने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करो? सगाई तोड़ दो। क्या गू परिवार मान जाएगा? इसके अलावा अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मेरे और पूरे जिन्यू संप्रदाय के खिलाफ जा रही हो। क्या तुम ये जिम्मेदारी ले सकती हो? जिनहाओ के शब्दों ने गू यंगलुओ को इतना डरा दिया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा नहीं है कि उसने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब उसने यह बात इतनी सीधे तौर पर कही तो वह और भी अधिक हताश और असहाय महसूस करने लगी। क्या ये संभव है कि सगाई रद्द करने के निर्णय को बदला न जा सके? गू परिवार और जिन्यू संप्रदाय के संयुक्त दबाव के कारण वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तब तक गू परिवार को जिन्यू संप्रदाय से भी मुलाकात मिल जाएगी। इसके अलावा भाई मुयान भी इसमें शामिल होंगे, है ना? उसने म्यूयान को खाली नजरों से देखा। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। ये देखकर कि कोई बोल नहीं रहा, जिनहाओ ने गर्व से एक भयावह मुस्कान बिखेरी। पूर्ण शक्ति के सामने तथाकथित बहादुरी और सच्चा प्यार तो बस मजाक है। वह अहंकार से म्यूयान की ओर देख रहा था, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब म्यूयान हार मान लेगा। लेकिन जिस बात की उसने उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि न केवल म्यूयान पीछे नहीं हटा और न ही उसने कोई डर दिखाया, बल्कि उसकी आंखें और भी तेज हो गईं। किसी कारणवश जब उसकी नज़र उस तीखी निगाह पर पड़ी तो उसे थोड़ा डर लगा। जिनहाओ खुद को आधा कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। यह एहसास होने पर कि वह असल में एक हारे हुए व्यक्ति से डर गया था, वह और भी ज्यादा क्रोधित और शर्मिंदा हो गया। मैंने तुम्हें काफी इज्जत दे दी है, अब तुम मौत को दावत दे रहे हो तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। जिनहाओ जोर से हंसा और अचानक अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसके शरीर से निकली आभा तूफान की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। इस भयानक शक्ति ने म्यू परिवार के कई युवाओं को इतना भयभीत कर दिया कि उनके पैर कमजोर हो गए और वे लगभग घुटनों के बल गिर पड़े। गोल्डन कोर चरण का दूसरा स्तर बहुत भयानक है। केवल म्यूयान ही इस तेज हवा का सामना कर सकता था और एक ऊंचे पर्वत की तरह शांत और स्थिर रह सकता था। अध्याय 14, सम्राट की दिव्य ज्वाला, एक ही चाल से तुरंत मार डालो। अध्याय 14, सम्राट की दिव्य ज्वाला, एक ही चाल से तुरंत मार डालो। जब तक तुम मेरे हाथों में जीवित रह सकते हो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। जिनहाओ, जो हिंसक आभा बिखेर रहा था, जोर से हंसा। उसके अहंकार और हत्या के इरादे का सामना करते हुए म्यूयान ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखें तेजी से ठंडी हो गईं, मानो वे एक अदृश्य चाकू में संघनित होने वाली हों। उसके लिए जिनहाओ को मरना होगा। गोल्डन कोर स्टेज, दूसरा लेवल। इतनी कम उम्र में ही इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है। म्यूयान को मारना तो बहुत आसान है। पहले और दूसरे बुजुर्ग बहुत आशान्वित और उत्साहित लग रहे थे। खैर, म्यूयान को अब परिवार का कोई एहसास नहीं रहा। उसे दुश्मन बनाकर रखने से बेहतर है कि जिनहाओ की मदद से उससे छुटकारा पा लिया जाए।
चाहे म्यूयान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वह जिन हाओ से अधिक ताकतवर हो सकता है? मजेदार बात यह है कि यह बच्चा अभी भी सोचता है कि उसकी कुनलुन पवित्र भूमि जिन्यू संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। कितना बेवकूफ है! हा। दूसरे एल्डर ने भी कुनलुन पवित्र भूमि के प्रति अपनी अवमानना को नहीं छिपाया। अपने बेटे को गंभीर खतरे में देखकर म्यूलेई चिंतित हो गया। वह कार्रवाई करने और उसकी रक्षा करने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे झांग लाओसी ने रोक दिया, जो बिना कुछ कहे उसके बगल में खड़ा रहा। म्यूलेई ने असमंजस से झांग लाओसी को देखा। वह जानता था कि यह व्यक्ति म्यूयान के साथ आया है और जरूर उसके संप्रदाय का कोई बुजुर्ग होगा, लेकिन झांग लाओसी ने कभी बात नहीं की और उनके और झांग लाओसी के बीच कोई संवाद नहीं था। इसका क्या मतलब है कि इस व्यक्ति ने मुझे अब रोक दिया? बस इंतजार करो और देखो, झांग लाओसी ने शांति से कहा। म्यूलेई को समझ नहीं आया। यान एर तो पहले से ही खतरे में था, तो यह आदमी उसे क्यों रोकना चाहता था? हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था। क्या वह खुद कोई नाटक करने की योजना बना रहा था? ये सोचकर म्यूलेई के पास अपनी बेचैनी को दबाने और देखते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई म्यूयान, सावधान! वह जिन्यू संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली तकनीक, बैंगनी सूर्य खजाना तकनीक का अभ्यास कर रहा है। यह एक राजा स्तरीय तकनीक है और बहुत शक्तिशाली है। गु यंगलुओ ने भी तुरंत एक अनुस्मारक दिया। पूरा म्यू परिवार भी दंग रह गया। बैंगनी सूर्य खजाना तकनीक, एक राजा स्तरीय तकनीक। तुम्हें पता है, म्यू परिवार की मार्शल आर्ट का उच्चतम स्तर केवल जुवान स्तर की मार्शल आर्ट है। क्या मुझे इस उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की शक्ति के बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता है? समान स्तर के साधकों में से जो भी अधिक उन्नत तकनीक का अभ्यास करेगा, वह अधिक शक्तिशाली होगा। जो लोग राजा स्तर की तकनीकों का अभ्यास करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं जो गहन स्तर की तकनीकों का अभ्यास करते हैं। दूर से देख रहे म्यू परिवार की युवा पीढ़ी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और केवल चुपचाप युद्ध देख रही थी। उनमें से म्यू टिंगटिंग और म्यू कुन के हाव भाव सबसे जटिल थे। उन्हें म्यू परिवार की दो सबसे मजबूत प्रतिभाओं के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन जिन हाओ के सामने उन्हें पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला, है ना? जिन हाओ को देखने के बाद उन्हें अंततः ये समझ में आया कि इसका क्या मतलब है कि हमेशा आपसे बेहतर लोग होते हैं। विशेष रूप से म्यू कुन, उसे लगा कि जिन हाओ के सामने उसका सारा अभिमान बेकार था। लेकिन जल्द ही उसने एक टेढ़ी मुस्कान दिखाई, जो थोड़ी भयानक और डरावनी थी। चलो लड़ें और म्यूयान को मार डालें। उसे मार देना बेहतर है। म्यू कुन का दिल उत्सुकता से भर गया। अब वह चाहता था कि म्यूयान जल्द ही मर जाए, और बेहतर होगा कि वह जिन हाओ के हाथों ही मर जाए। मैं उस खूनी दृश्य को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जबकि हर किसी के विचार अलग अलग थे, जिन हाओ ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर म्यूयान को बार बार मुक्का मारा, और उसके सामने का स्थान गड़गड़ा उठा, मानो अंतरिक्ष भी ढहने वाला हो। विशाल आध्यात्मिक शक्ति शक्तिशाली प्रहारों में परिवर्तित हो गई, और म्यूयान पर एक के बाद एक प्रहार होने लगे। ऐसी भयानक शक्ति ने म्यू परिवार के कई जिंदन मंच योद्धाओं को भी चौंका दिया। क्या यह उस युद्ध शक्ति के समान है जो गोल्डन कोर स्टेज के दूसरे स्तर पर प्राप्त की जा सकती है? यह आश्चर्यजनक है। मुक्केबाजी तकनीकों के इस सेट को देखकर गु यंगलुओ आश्चर्य से चिल्लाया, ये हाओयांग मुट्ठी है। एक राजा स्तर की मुक्केबाजी तकनीक। यद्यपि अन्य लोग नहीं जानते कि हाओयांग मुट्ठी क्या है, क्योंकि यह एक राजा स्तर की मुक्केबाजी तकनीक है, ये बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। एक बार जब हाओयांग मुट्ठी का प्रदर्शन किया गया, तो जिन हाओ की मुट्ठियां दो चमकदार सुनहरे सूर्यों में परिवर्तित हो गईं। यह न केवल आश्चर्यजनक रूप से उच्च तापमान उत्सर्जित करता है, बल्कि इसमें भयानक विनाशकारी शक्ति भी है। सही समय पर जिन हाओ की मुक्केबाजी का सामना करते हुए म्यूयान ने बिल्कुल भी परहेज नहीं किया और उसके शरीर से सुनहरी लौ का एक गोला निकला। आग का गोला तेजी से बहने लगा, तरल पदार्थ की तरह, और जल्दी ही उसके पूरे शरीर को ढक लिया तथा एक सुनहरा ज्वाला कवच बना दिया। ये वह ज्वाला है जो ज्वाला देव तकनीक के अभ्यास से उत्पन्न हुई थी। इसे स्वर्गीय सम्राट की दिव्य ज्वाला कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे विस्फोटक और भयावह ज्वालाओं में से एक है। सम्राट की दिव्य ज्वाला की एक लौ पहाड़ों को जला सकती है, समुद्र को उबाल सकती है, तथा सब कुछ जला सकती है। यद्यपि उसकी वर्तमान शक्ति के साथ उसके द्वारा विकसित स्वर्गीय सम्राट दिव्य ज्वाला उतनी शक्तिशाली या विनाशकारी नहीं है, फिर भी यह एकमात्र जिन हाओ का सामना करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। आंख। जिन हाओ की मुट्ठियां अपार शक्ति के साथ म्यूयान के शरीर पर टूट पड़ीं, जिससे एक बहरा कर देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या म्यूयान को पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। लेकिन जब उन्होंने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो सभी लोग चौंक गए और उन्हें संदेह हुआ कि वे मतिभ्रम कर रहे हैं। क्योंकि म्यूयान वहां सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा था, उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। उसका शरीर सुनहरे कवच की एक परत से ढका हुआ था और उससे अत्यंत भयानक तापमान निकल रहा था, यहाँ तक कि उसके चारों ओर का स्थान भी विकृत लग रहा था।
ऐसा क्यों होता है? पहले और दूसरे बड़े को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिनहाओ इतना ताकतवर था, फिर भी वह मुयान की सुरक्षा क्यों नहीं भेद पाया? आपके शरीर को ढकने वाला वह सुनहरा कवच कहाँ से आया? म्यूकुन, म्यू टिंगटिंग और अन्य लोग भी गहरे सदमे में थे। वे पहले ही जिनहाओ की अतुलनीय विनाशकारी शक्ति को महसूस कर चुके थे। यदि वह मुक्का मुझ पर पड़ता तो मैं 10 जीवन जीने पर भी जीवित नहीं बच पाता। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इस प्रहार से म्यूयान को मारना बेहद आसान होगा, लेकिन अब कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिनहाओ का चेहरा भी आश्चर्य और अविश्वास से भरा हुआ था। वह अच्छी तरह जानता था कि हाओयांग मुट्ठी कितनी शक्तिशाली है। एक ही वार में समान स्तर के बलवान व्यक्ति को मारना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इसका म्यूयान पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो? नहीं, बिल्कुल असंभव। मैं भाग्य की संतान हूँ और जिन्यू संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली पीढ़ी हूँ। ये हारा हुआ व्यक्ति मेरी तुलना में कैसा हो सकता है? जिनहाओ इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। क्रोधित होकर उसने एक और भी ज्यादा जोरदार मुक्का मारा। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई और 2 चमकदार सूर्यों में बदल गई, जो म्यूयान की ओर इतनी जोर से बढ़े कि सब कुछ नष्ट हो गया। म्यूयान ने ठंडे भाव से केवल कुछ शब्द कहे, एक छोटी सी बात। फिर उसने अपना दाहिना हाथ ऐसे उठाया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और उसके दाहिने हाथ की हथेली से एक सुनहरी गर्म आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, जो एक विशाल 10 फुट लंबी हथेली में परिवर्तित हो गई, और उसने भयंकर प्रहार किया। विशाल 10 झांग लंबी सुनहरी हथेली 2 छोटे झुलसा देने वाले सूरज से निर्दयता से टकराई, और दोनों बलों की टक्कर से तुरंत एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। आकाश में गगनभेदी गर्जना गूंज उठी और स्वर्णिम ऊर्जा की लहर सभी दिशाओं में फैल गई। यदि म्यू परिवार के वरिष्ठ नेताओं ने प्रतिरोध न किया होता, तो म्यू परिवार के कई कनिष्ठ सदस्यों और कई इमारतों को नुकसान उठाना पड़ता। फिर भी म्यूकुन और अन्य लोग इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और अंततः वे जमीन पर गिर पड़े। उस पल जिनहाओ का चेहरा उग्र हो गया। उसे लगा जैसे उसके सारे हमले एक और भी बड़ी ताकत से चकनाचूर हो गए हों। उसके दिल में अभूतपूर्व भय और निराशा भर गई। उसने अपना मुंह पूरा खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सब कुछ जलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लपटें पहले ही उसे घेर चुकी थी, उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को जला रही थी। इस अदम्य बल के प्रभाव में जिनहाओ का टूटा हुआ शरीर एक चितवे की बोरी की तरह पीछे की ओर उड़ गया और कई दीवारों को तोड़ता हुआ मुश्किल से रुका। वह भी मलबे के नीचे दब गया। उसे पता नहीं था कि वह जीवित है या मर गया। इस दृश्य ने स्वर्ग और पृथ्वी को शांत कर दिया, और हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी पुतलियां असीम भय और आतंक से भर गईं। अध्याय 15 झांग लाओसी कार्रवाई करता है। अचानक सभी ने अपना सिर उस जगह की ओर घुमाया जहां जिनहाओ गिरा था, लेकिन उसकी तरफ कोई हलचल या सांस नहीं चल रही थी, और किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। युवक, उसके साथ आया बूढ़ा आदमी बुरी तरह चिल्लाया और तुरंत खंडहर के पास प्रकट हुआ और जिनहाओ के शरीर को खोदकर बाहर निकाला। सभी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि जिनहाओ, जो अभी कुछ देर पहले तक इतना ऊंचा, शक्तिशाली और अभिमानी था, अब पूरी तरह जल चुका था और उसकी सांसें भी नहीं बची थीं। यदि वे नहीं जानते कि यह स्वयं जिनहाओ है, तो हर कोई सोचता कि यह एक भिखारी की जली हुई लाश है। मृत, क्या जिनहाओ सचमुच मर गया है? प्रथम बुजुर्ग, द्वितीय बुजुर्ग और परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने म्यूयान को, जिसके चेहरे पर शांति थी, बड़ी भयभीत दृष्टि से देखा। बातूनी जिनहाओ की तुलना में स्वच्छ और बेदाग म्यूयान में एक अवर्णनीय आकर्षण है। कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि पूर्व बेकार आदमी जिन्यू संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक ही चाल से हरा सकता है, और यहाँ तक कि उसे इतनी ताकत से मार भी सकता है। ये शक्ति सचमुच भयानक है। आपकी ताकत इस स्तर तक कब बढ़ी? म्यूलेई को उस पल जो कुछ दिख रहा था, उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अब भी यकीन था कि उसका बेटा अभी अभी गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंचा है और उसकी ताकत जिनहाओ से कहीं कम है, जो दूसरे स्टेज पर था। लेकिन म्यूयान द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने उसे आश्वस्त कर दिया, और इससे मुझे बहुत गर्व और संतुष्टि मिलती है। उनका बेटा न केवल बेकार है, बल्कि एक सुपर प्रतिभाशाली भी है जो जिन्यू संप्रदाय को हरा सकता है। कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि उसका बच्चा अब सक्षम नहीं है? जिनहाओ को देखो, ये हुआ। म्यूकुन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। उसने इस नतीजे की कभी उम्मीद नहीं की थी। जिनहाओ इतना ताकतवर था, तो म्यूयान से क्यों हार गया? और उसे म्यूयान ने मार डाला। अरे, क्या जिन्यू संप्रदाय की प्रतिभा इतनी बेकार है? मैं इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। वह ये देखना चाहता था कि जिनहाओ बलपूर्वक म्यूयान को मार डाले, ताकि वह म्यूयान के प्रति अपनी नाराजगी दूर कर सके। म्यूकुन हार मानने को तैयार नहीं थी और हताश थी। जिनहाओ भी म्यूयान की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, तो उसे और कौन सजा दे सकता था? म्यू टिंगटिंग ने म्यूयान को अचंभित होकर देखा। उसके दिल में अभूतपूर्व कड़वाहट और पछतावा महसूस हुआ। क्या मेरा निर्णय गलत है? अगर मैं हमेशा अपने विचारों पर अड़ी रह सकती, तो क्या मैं अब भी भाई म्यूयान के साथ छोटी बच्ची बनी रह सकती?
ये सोचकर म्यू टिंगटिंग को अचानक रोना आ गया। उसे सचमुच बहुत पछतावा हुआ। म्यूयान गर्व से वहीं खड़ा रहा, एक कदम भी नहीं बढ़ा। उसने बस अपनी हथेली आगे बढ़ाई और जिनहाओ को मार डाला। इस अनुग्रह ने गु यंगलुओ को भी आश्चर्यचकित कर दिया, जो डर में जी रहा था। भाई मूयान, गु यंगलुओ ने कुछ अनमने ढंग से बुदबुदाया, फिर होश में आए और बड़ी खुशी से बोली, वाह भाई मूयान, जिनहाओ की ताकत को जिनयू संप्रदाय की युवा पीढ़ी द्वारा मान्यता प्राप्त है। उनकी राय में मूयान की बात तो दूर, जो अभ्यास करने में असमर्थ था, यहाँ तक कि मूयान, जो पहले बेहद प्रतिभाशाली था, वह भी जिनहाओ को पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता था। लेकिन अब जिनहाओ को म्यूयान की हथेली से मार दिया गया था। गु यंगलुओ बहुत उत्साहित और खुश था। ये पता चला कि उसका भाई म्यूयान कोई हारा हुआ व्यक्ति नहीं है। केवल जिनहाओ के शरीर को पकड़े हुए बूढ़ा आदमी क्रोध से कांप रहा था। उसकी आंखें अत्यधिक घृणा से लाल हो रही थीं। वह धीरे से मुड़ा और बेहद ठंडी आवाज में मूयान को घूरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे युवा स्वामी को मारने की? मैं न केवल तुम्हें मरते देखना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरा मू परिवार तुम्हारे साथ दफन हो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक ठंडी हत्या की मंशा ने तुरंत पूरे म्यू परिवार को घेर लिया। आसमान पर काले बादल छाने लगे और ऐसा लगा जैसे दुनिया शांत हो गई हो। बूढ़े आदमी के शरीर से भयानक आभा निकलकर पूरे म्यू परिवार में फैल गई। सबको भ्रम हो रहा था कि उनके शरीर पर अनगिनत जहरीले सांप रेंग रहे हैं। यह आभा, क्या ये नवजात आत्मा के स्तर पर हो सकती है? गोल्डन कोर स्टेज के शिखर पर मौजूद महान बुजुर्ग के रूप में वह पहले से ही म्यू परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। हालांकि जब वह उस सांस के संपर्क में आया तो वह भी कांप उठा। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि बूढ़े व्यक्ति को केवल एक उंगली हिलाने की जरूरत है और वह हाथी द्वारा कुचली गई चींटी की तरह मर जाएगा और उसे दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मुझे डर है कि यह कोई साधारण नवजात आत्मा चरण नहीं है। हम खो गए हैं। हमारा म्यू परिवार गंभीर संकट में है। दूसरा बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि उसके होंठ पीले पड़ गए और उसकी आवाज कांपने लगी। इस समय वे केवल म्यूयान की ताकत से चौंकने के बारे में चिंतित थे और जिनहाओ को मारने के साथ आने वाले बड़े परिणामों को नजरअंदाज कर दिया। जिनहाओ जिन्यू संप्रदाय के युवा गुरु हैं और उनकी मृत्यु निश्चित रूप से जिन्यू संप्रदाय के लिए एक बड़ा झटका होगी। तब तक पूरे जिन्यू संप्रदाय से मिलने वाले पुरस्कारों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उसके सामने केवल बूढ़ा आदमी ही पूरे म्यू परिवार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। महान बुजुर्ग ने पूरी ताकत से मूयान पर चिल्लाया, मूयान तुम कमीने, जाओ और खुद को मार डालो। तुमने खुद इस आपदा का कारण बना, इससे म्यू परिवार को परेशानी मत दो। मूयान ने उस आदमी को मार डाला। ये हमारा कोई काम नहीं है। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। सीनियर, कृपया हमें मत मारिए। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने भी हताश होकर चिल्लाते हुए म्यूयान से खुद को दूर करने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि मूकुन ने भी इस समय मूयान की ओर इशारा किया और एक भयंकर नज़र से आदेश दिया, मूयान जल्दी से अपनी मौत के लिए जाओ। हमें अपने साथ मत ले जाओ। परिवार का शाश्वत पापी मत बनो। ये लोग मूयान को मरते हुए देखने के लिए बेताब हैं और उससे नाता तोड़ने के लिए बेताब हैं। शायद यही उनकी जान बचाने का एकमात्र तरीका है। अचानक कई लोगों ने मूयान को दोषी ठहराया, ये कहते हुए कि उसे जिनहाओ से लड़ना नहीं चाहिए था। जिनहाओ को मारना तो दूर की बात है। अगर जिनहाओ ने उसे मार दिया तो ठीक होगा, लेकिन अगर उसने जिनहाओ को मार दिया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। अपने खिलाफ सभी के आरोपों और अपमानों को सुनकर म्यूयान अविचलित रहा और यहाँ तक कि हंसना भी चाहता था। मुझे इस कथित परिवार के बारे में कुछ समय पहले ही पता चला था। जब वे सोचेंगे कि आप उपयोगी हैं तो वे आपकी प्रशंसा करेंगे, और जब वे सोचेंगे कि आप बेकार हैं तो वे आपको मार डालना चाहेंगे। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप स्वेच्छा से मृत्यु स्वीकार करके म्यू परिवार को बचा सकते हैं? बहुत भोला। जब तक उसने जिनहाओ को मारा तब तक पूरा म्यू परिवार पहले से ही जिन्यू संप्रदाय की हत्या सूची में था। बूढ़े को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दर्द से चीख उठा। अचानक तेज हवा चली और काले बादलों के बीच अनगिनत गड़गड़ाहटें गूंज उठीं। इस अदम्य निरंकुश शक्ति के सामने म्यू परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह से निराश हो गए हैं। म्यूलेई ने दांत पीसते हुए कहा कि वह बूढ़े आदमी को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है और म्यूयान को भागने का मौका दे रहा है। यही एकमात्र समाधान है जिसके बारे में वह सोच सकता है। बड़े भाई, अब मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन इस समय म्यूयान ने झांग लाओसी को देखा, जो चुप था, और मुस्कुराते हुए कहा। झांग लाओसी ने सिर हिलाया और फिर उसका शरीर अचानक गायब हो गया। जब वह वापस आया तो वह पहले से ही बूढ़े आदमी के सामने खड़ा था। चिल्लाना बंद करो, ठीक है? झांग लाओसी ने अधीरता से कहा, फिर लापरवाही से अपना हाथ उठाया और बूढ़े आदमी के सिर पर थपथपाया। बूढ़े की आंखें क्रोध से भरी थीं। जैसे ही वह उस व्यक्ति को मारने वाला था जो अचानक उसके सामने प्रकट हो गया था, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी सारी शक्ति बुरी तरह दबा दी गई थी।
आध्यात्मिक शक्ति की तो बात ही छोड़िए, वह पलक भी नहीं झपका सकता था। बूढ़े आदमी की आंखें तुरंत क्रोध से भय और अभूतपूर्व घबराहट में बदल गईं। जो भी व्यक्ति उसे तुरंत हिलने डुलने में असमर्थ बना दे तथा उसे अपनी शक्ति का लेशमात्र भी उपयोग करने में असमर्थ बना दे, वह निश्चित रूप से एक सुपर मास्टर है जिसने नवजात आत्मा चरण को पार कर लिया है। इसके अलावा वह कम से कम आध्यात्मिक परिवर्तन चरण में निपुण है या आध्यात्मिक परिवर्तन चरण के शिखर पर है। म्यू परिवार जैसे घृणित परिवार में ऐसा अद्वितीय गुरु का प्रकट हुआ। उसे दया की भीख मांगने का मौका भी नहीं मिला था कि झांग लाओसी की हथेली ने उसके सिर के ऊपर से जोरदार तमाचा मारा। ये क्रिया तरबूज मारने जितनी ही सामान्य और सरल थी, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण थप्पड़ था जिसने एक चोटी युवानेंग स्टेज मास्टर के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अध्याय 16 कुनलुन की पवित्र भूमि पर वापसी। बूढ़े आदमी का निर्जीव शरीर कीचड़ के एक गड्ढे की तरह जमीन पर गिर पड़ा और आकाश और पृथ्वी के बीच की सारी शक्ति समाप्त हो गई। सबकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी थीं। एक युवानेंग स्तर का योद्धा निश्चित रूप से म्यू परिवार में एक दुर्जय शक्ति होगा, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत जल्दबाजी में हुई थी, है ना? वह जिनहाओ का निजी अंगरक्षक है और उसकी शक्ति नवजात आत्मा के 8वें स्तर पर है, जिसका अर्थ है कि वह नवजात आत्मा के अंतिम चरण में है। गु यंगलुओ इतनी सदमे में थी कि उसने अपना मुंह ढक लिया। जिन्यू संप्रदाय की एक मुख्य शिष्या के रूप में वह इस बूढ़े व्यक्ति की ताकत को अच्छी तरह से जानती थी। वह संप्रदाय के नेता द्वारा नियुक्त संरक्षक है। वह सामान्य समय में जिन्हाओ का सेवक और संकट के समय में उसका रक्षक भी हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि उसकी ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन उस अजनबी के हाथों में वह एक भी कदम रखकर बच नहीं सका। गु यंगलुओ मुयान की तरफ देखे बिना न रह सकी। वह जानती थी कि यह अजनबी उसके भाई के बहुत करीब है। क्या यही वह गुरु हो सकता है जिसे उसने बुलाया था? बस ऐसे ही वह मर गया। यहाँ तक कि महानतम व्यक्ति ने भी इसे अविश्वसनीय माना। म्यू परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति होने के नाते युवानेंग स्टेज बॉस का सामना करते समय वह चींटी की तरह था। दूसरे पक्ष ने जो आभा जारी की थी उससे उसे सचमुच लगा कि आज म्यू परिवार का नरसंहार होने वाला है। क्या किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि सिर पर हल्का सा वार करने मात्र से ही दूसरा पक्ष लाश में बदल जाएगा? म्यू परिवार के सभी लोगों ने फिर से झांग लाओसी की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा डर था। क्या ये पता चला कि यह मूक अजनबी ही असली मालिक है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पहले ही परिवर्तन के चरण पर पहुंच चुका हूं? म्यूयान एक बेकार व्यक्ति से जो अभ्यास नहीं कर सकता था, वर्तमान सुपर जीनियस में परिवर्तित हो गया है, जिसके पास जिन्हाओं को कुछ ही सेकंड में मारने की शक्तिशाली ताकत है। क्या यह इस व्यक्ति की उत्कृष्ट कृति हो सकती है? बड़े बुजुर्ग और बाकी लोग इतने घबरा गए कि उनकी सांस रुक गई। उन्होंने जो कुछ कहा था उससे म्यूयान को बेशक बुरा लगा होगा। अगर यह बड़ा बॉस नाराज हो गया तो म्यू परिवार को और भी अधिक दयनीय मौत का सामना करना पड़ेगा। म्यूकुन और अन्य लोग इतने डरे हुए थे कि वे चुप रहे और चाहते थे कि काश वे एक गड्ढा खोदकर उसमें खुद को दफना लेते। म्यूलेई ने अंततः राहत की सांस ली जब उसने देखा कि संकट एक पल में हल हो गया। यान एर, क्या ये वही गुरु नहीं है जिसकी तुम बाहर पूजा कर रही थी? म्यूलेई ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्हें गर्व है कि उनका बेटा इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानता है। इससे पहले कि म्यूयान झांग लाओसी की पहचान समझा पाता, उसने गंभीरता से कहा, बकवास बंद करो। मैं निम्न स्तर का हूँ। मैं संप्रदाय के गुरु से कैसे तुलना कर सकता हूँ? उनकी तुलना में मैं सागर में एक बूंद मात्र हूँ। उसके हृदय में संप्रदाय का नेता सर्वोच्च और अलंघनीय है तथा उसकी शक्ति अथाह है। संप्रदाय के गुरु का सामना करना पूरे विश्व का सामना करने जैसा है, जिससे लोगों को अपनी शक्तिहीनता और तुच्छता का गहरा एहसास होता है। म्यूयान भी हंसा और बोला, ये हमारे संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग है। मेरे गुरु इतनी छोटी सी बात के लिए खुद क्यों आएंगे? उनकी बातें सुनने के बाद म्यूलेई, गु यंगलुओ और अन्य लोग और भी अधिक हैरान हो गए। झांग लाओसी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या वह म्यूयान का स्वामी नहीं है? इसके अलावा वह सिर्फ कुनलुन पवित्र भूमि के बाहरी संप्रदाय का एक बुजुर्ग है। जब संप्रदाय के नेता का उल्लेख किया गया तो शक्तिशाली झांग लाओसी डर से कांप उठा और उसका स्वर विस्मय और प्रशंसा से भरा हुआ था। हर कोई यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि संप्रदाय के नेता के पास किस स्तर की ताकत थी। क्या ये शून्य शोधन चरण हो सकता है, या फिर विलय काल, या यह महायान काल है? म्यूलेई और गु यंगलुओ दंग रह गए। म्यूयान को ऐसे रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति का शिष्य बनने का क्या मौका मिला? मामला सुलझने के बाद म्यूयान ने गु यंगलू का हाथ थाम लिया और दृढ़ता से कहा, यंगलू, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें भी मेरे साथ कुनलुन पवित्र भूमि पर लौट जाना चाहिए। जिन्यू संप्रदाय तुम्हारे वहां रहने के लायक नहीं है। हाँ, मैं भाई म्यूयान की बात सुनूंगा। गु यंगलुओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और खुशी से सहमति व्यक्त की। उसके लिए जब तक वह भाई म्यूयान के साथ रह सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाती है। जिन्यू संप्रदाय अब उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। जिनहाओ मर चुका है और अगर वह अकेले लौटता है तो उसे हर तरह की यातना सहनी पड़ेगी।
मैं भाई म्यूयान के साथ रहने का यह अवसर ले सकता हूँ। म्यूयान उसे अपने पिता म्यूलेई के पास ले गया और कहा, पिताजी, मेरे साथ कुनलुन पवित्र भूमि पर वापस आइए। मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे आपको संप्रदाय में शामिल करने की व्यवस्था करने में कोई समस्या नहीं होगी। म्यूलेई थोड़ा हिचकिचाया। ये वह परिवार है जिसके साथ वह दशकों से रह रहे हैं और आज भी उनके मन में उनके लिए गहरी भावनाएं हैं। लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे उसके बेटे को परिवार द्वारा इस हद तक बहिष्कृत कर दिया गया था कि वे उसे मार डालना चाहते थे, तो म्यूलेई ने दृढ़तापूर्वक सहमति व्यक्त की। अरे, मेरे पास म्यू परिवार में रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारी माँ 10 साल पहले एक पारिवारिक मिशन पर चल बसी थी। हमें उनका एक पैसा भी नहीं देना है। म्यूलेई ने आह भरी। जहां तक पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग का सवाल है, जब म्यूयान ने उनकी ओर देखा तो वे कांप रहे थे और डर के मारे उनकी पैंट गीली होने लगी थी। सौभाग्य से म्यूयान ने उनकी जान नहीं ली क्योंकि वे साथी आदिवासी थे, लेकिन उसने केवल झांग लाओसी से कई लोगों के डेंटियन को नष्ट करने के लिए कहा। इस बार प्रथम बुजुर्ग, द्वितीय बुजुर्ग और म्यूकुन, जो अभी तक सबसे ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, बेकार हो गए हैं। आज से आप एक बेकार व्यक्ति होने का आनंद लेंगे। म्यूयान ने उन्हें ठंडेपन से देखा, फिर म्यूलेई और गुयंगलुओ को लिया और झांग लाओसी के पीछे कुनलुन पवित्र भूमि पर वापस चला गया। ये खत्म हो गया। ये पूरी तरह खत्म हो गया। प्रथम बुजुर्ग, द्वितीय बुजुर्ग और मुकुंद सभी पीले पड़ गए और जमीन पर गिर पड़े। उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियां पूरी तरह से गायब हो गईं। इससे वे सीधे तौर पर मारने से भी अधिक हताश हो जाएंगे। उन्हें लगा कि उनका जीवन निराशाजनक है और सबसे अधिक उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे म्यूयान के प्रति दयालु नहीं रहे। यदि वह म्यूयान के प्रति दयालु होता तो उसने परिवार को नहीं छोड़ा होता और फिर भविष्य में परिवार एक नवजात आत्मा या यहाँ तक कि एक ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र विशेषज्ञ को भी जन्म दे सकता था। क्या उस समय तक म्यू परिवार आसपास के सभी परिवारों में सबसे शक्तिशाली नहीं हो जाएगा? इसके अलावा मैं एक विकलांग व्यक्ति नहीं बनूंगा। दुर्भाग्य से कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पछताने का क्या मतलब है? म्यूयान, भाई। म्यू टिंगटिंग ने उस दिशा में देखा जहां म्यूयान चला गया था और खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखें नुकसान और अफसोस से भरी थीं। यदि संभव हो तो वह वास्तव में भाई म्यूयान की अनुयायी बनना चाहती थी और भाई म्यूयान के बड़े हाथ को अपने सिर को सहलाने देना चाहती थी। अपने आप को अपनी बहन की तरह समझो। दुर्भाग्यवश एक बार उसके सामने एक अवसर आया, लेकिन उसने उसका लाभ नहीं उठाया। जब तक आप इसे खो नहीं देते तब तक पछताने में बहुत देर हो चुकी होती है। अब वह म्यूयान के साथ छोटी बच्ची बनकर नहीं रह सकती। म्यूयान और म्यू परिवार को छोड़ने वाले अन्य लोगों को यह अनुमान लगाने का समय नहीं मिला कि वे क्या सोच रहे थे, क्योंकि वे पहले ही कुनलुन पवित्र भूमि के तल पर पहुंच चुके थे। गुयंगलुओ और म्यूलेई, जो अभी अभी उतरे थे, बड़ी मुश्किल से बैठ पा रहे थे। झांग लाओसी की गति इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही सैकड़ों मील की दूरी तय कर लेता था। उन्हें पता नहीं था कि झांग लाओसी ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी, वरना एक सच्चे अमर के साधना स्तर के साथ हजारों किलोमीटर की यात्रा पल भर में करना तो बहुत आसान होता। म्यूयान ने उन पर मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यंगलुओ, कुनलुन पवित्र भूमि में आपका स्वागत है। क्या आप पहाड़ पर चढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? शांत होने के बाद म्यूलेई और गुयंगलुओ बहुत हैरान थे। क्या कुनलुन की पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए पहाड़ चढ़ना ही काफी नहीं है? क्या आपको अभी भी मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है? क्या हमें इतना गंभीर होना होगा? अध्याय 17 मिशन प्रगति, ब्लैकमेल सिस्टम से अतिरिक्त पुरस्कार। जल्द ही वे कुनलुन पवित्र भूमि के पहाड़ी द्वार पर पहुंच गए। इतना विशाल द्वार देखकर वे इतने दंग रह गए कि चुप नहीं रह सके। इस पर्वतीय द्वार के सामने खड़े होकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी विशाल पर्वत को देख रहे हों। क्या ये सचमुच एक पहाड़ी द्वार है जिसमें कोई संप्रदाय होगा? म्यूलेई आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसने अपना ज्यादातर जीवन म्यू परिवार के लिए मिशनरी कामों में बिताया था और दुनिया को बहुत कम देखा था। मैंने कभी नहीं देखा कि एक बड़ा पंथ कैसा दिखता है। कुनलुन पवित्र भूमि में एक पहाड़ी द्वार ने उन्हें पहले ही गहरा सदमा दे दिया था। गुयंगलुओ को भी यह अविश्वसनीय लगा। जिन्यू संप्रदाय का पर्वतीय द्वार भी उतना भव्य नहीं है। कुनलुन पवित्र भूमि की तुलना में जिन्यू संप्रदाय में ईर्ष्या करने लायक कुछ भी नहीं है। कैंटियन क्षेत्र में जिन्यू संप्रदाय पहले से ही काफी उन्नत और प्रभावशाली है और कई परिवार अपने वंशजों को प्रशिक्षण के लिए जिन्यू संप्रदाय में भेजने का सपना देखते हैं। लेकिन कुनलुन पवित्र भूमि की तुलना में जिन्यू संप्रदाय खेल घर की तरह है। अकेले पर्वतीय द्वार पर लगी पट्टिका का आकार ही कैंटियान क्षेत्र के सभी संप्रदायों को तुरंत पराजित करने के लिए पर्याप्त है। उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव देखकर म्यूयान विजयी भाव से मुस्कुराया। जब वह पहली बार कुनलुन पवित्र भूमि पर पहुंचे तो उनका प्रदर्शन उनसे ज्यादा अच्छा नहीं था। चलो पहाड़ पर चलें और बातें करें। म्यूयान उन्हें पहाड़ी द्वार तक ले गया। एक बार जब आप कुनलुन पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण तुरंत कम से कम 10 गुना बढ़ जाता है।
यहाँ आप अनेक प्राकृतिक खजानों को फलते फूलते और बढ़ते हुए देख सकते हैं तथा जंगल में अनेक आत्मिक प्राणी दौड़ते और कूदते हुए भी दिखाई देते हैं। यह अमर लोगों की पवित्र भूमि जैसा दिखता है। कितनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। यहाँ साधना का एक दिन बाहरी दुनिया में कम से कम 1 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बराबर है। म्यूलेई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उसने ऐसा दृश्य पहली बार देखा था। यदि मैं यहाँ स्वयं न आया होता तो क्या मैं ये कल्पना नहीं कर पाता कि इस संसार में साधना के लिए इतना पवित्र स्थान भी है। बस एक गहरी सांस लेने से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में ताकत थोड़ी बढ़ रही है। यदि कोई लंबे समय तक यहाँ अभ्यास करता रहे और रहता रहे तो मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, सूअर भी आत्मा बन सकता है। गु यंगलू का छोटा गुलाबी मुंह बंद नहीं हो पा रहा था और उसने पलक भी नहीं झपकाई, लालच से सभी सुंदर दृश्यों को देख रही थी। मैंने एक बार जिन्यू संप्रदाय के सबसे उन्नत निषिद्ध क्षेत्र में साधना की थी। वहाँ एक आध्यात्मिक शिरा थी और कई विशाल आत्मा संचय संरचनाएं स्थापित थीं। वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण बाहरी दुनिया की तुलना में लगभग 4 गुना है। आप जानते ही हैं, ये निषिद्ध साधना का सर्वोच्च स्तर है। मेरे जैसे मूल शिष्य वहाँ साल में केवल एक बार ही जा सकते हैं। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण निस्संदेह जिन्यू संप्रदाय के उच्चतम स्तर के निषिद्ध क्षेत्रों से भी अधिक है। गु यंगलुओ ने दुनिया का एक हिस्सा देखा था और वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि कुनलुन पवित्र भूमि कितनी भयावह है। ये तो कुनलुन पवित्र भूमि का सार्वजनिक क्षेत्र है। अगर वहाँ और भी निषिद्ध साधना क्षेत्र होते तो आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण कितना भयावह होता। म्यूयान मुस्कुराया और बोला, ये कुछ भी नहीं है। जब तुम अंदर आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्या ये कुछ भी नहीं है? गु यंगलुओ अविश्वास में चिल्लाई, फिर अधीरता से मुख्य हॉल में प्रवेश करने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। मुख्य हॉल से गुजरने के बाद आपको अत्यंत विशाल मुख्य चौक मिलेगा जिसमें एक ही समय में सैकड़ों हजारों लोग बैठ सकते हैं। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी से और भी अधिक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर प्रवाहित हुई। ये सचमुच अद्भुत है। यह अद्भुत है। गु यंगलुओ लगभग अवाक रह गया। महल परिसर का आकार बहुत बड़ा था और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण भयानक रूप से ऊंचा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ एक शिष्य हैं। यहाँ तक कि फर्श साफ करने वाला एक कनिष्ठ शिष्य होना भी जिन्यू संप्रदाय का नेता होने से 100 गुना बेहतर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हवा में मीठी खुशबू है। म्यूलेई ने हवा को बढ़ा चढ़ाकर अंदर खींचा। उसका चेहरा नशे से भरा हुआ था। अपने पिता का विक्षिप्त रूप देखकर म्यूयान असहाय महसूस कर रहा था। पापा, क्या आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? यान क्या मैं भविष्य में यहाँ रह सकता हूँ? म्यूलेई ने जलती आंखों से अपने बेटे को देखा। ऐसे होनहार बेटे के साथ उन्हें लगता है कि उनका जीवन सचमुच जीने लायक है। म्यूयान की थोड़ी सी मदद से मुझे जीवन भर लाभ होगा। गु यंगलुओ भी अपने प्रिय की ओर उत्सुकता से देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। म्यूयान ने झांग लाओसी की ओर देखा, उनकी राय जानना चाहा, लेकिन झांग लाओसी चुप रहे और उनका उन्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। स्थिति और पद के संदर्भ में म्यूयान संप्रदाय के नेता के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में एक बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग से अनगिनत गुना श्रेष्ठ है। जब तक म्यूयान आदेश देता है, वास्तव में इतने छोटे मामले में कोई समस्या नहीं होगी। म्यूयान स्वाभाविक रूप से यह समझ गया, लेकिन फिर भी उसने पहले अपने स्वामी की राय लेने की योजना बनाई। इससे पहले कि वह अपने गुरु ये चेन से संपर्क कर पाता, ये चेन की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी। शिष्य, अपने रिश्तेदारों को मुख्य हॉल में मुझसे मिलने के लिए लाओ। म्यूयान कांप उठा और जल्दी से शून्य की ओर झुकते हुए बोला, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद वह गु यंगलुओ और म्यूलेई को मुख्य हॉल में ले गए। मुख्य हॉल में ये चेन सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे और सिस्टम प्रॉम्प्ट से थोड़ा आश्चर्यचकित थे। सिस्टम, वरिष्ठ शिष्य म्यूयान का मिशन 80% तक पूरा हो गया है। मेज़बान, क्या आप इनाम लेना चाहते हैं? तार्किक रूप से कहें तो म्यूयान ने अपनी गरिमा वापस पा ली है और कई लोगों को अपंग बना दिया है। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाना चाहिए था। ये केवल 80% ही क्यों है? ये चेन को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने म्यू परिवार में घटित हर घटना को स्पष्ट रूप से देखा था और क्या उन्होंने यह नहीं सोचा कि म्यूयान ने कुछ गलत किया है या फिर कुछ और छिपा है? केवल 80% पूर्णता दर के साथ आप असंतुष्ट होंगे और आपको प्राप्त पुरस्कार बहुत सामान्य होगा। अभी दावा मत करो, ये चेन ने मना कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि जिन्यू संप्रदाय की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है, जिसकी वजह से वह काम पूरा नहीं कर पा रहा था। यदि वह वापस जाकर म्यू परिवार को खत्म कर दे तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या यह है कि जिनहाओ और गु यंगलुओ भी प्रकट हुए। म्यूयान ने जिनहाओ को मार डाला और इस तरह जिन्यू संप्रदाय के साथ विवाद शुरू हो गया। यह मूल कार्य के विस्तार के बराबर है। सिस्टम, तुम इसका हिसाब कैसे लगाते हो? क्या तुम जानबूझकर मेरे शिष्यों के लिए चीज़ें और मुश्किल नहीं बना रहे हो? क्या तुम्हारे पास दिल है?
ये चेन ने असंतोष के साथ इस कुत्ते प्रणाली को डांटा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि केवल सर्वोत्तम पुरस्कार दिया जाए? क्या आपको ये अजीब चीजें करनी पड़ती हैं? सिस्टम होस्ट, ये सिस्टम कोई जीवित प्राणी नहीं है और इसका कोई दिल नहीं है। क्या तुम जवाब देने की हिम्मत कर रहे हो, है ना? क्या तुम भूल ही गए हो कि तुम कितनी बुरी तरह से जागे थे? क्या तुम्हें अपराधबोध नहीं होता? मुझे कोई सही स्पष्टीकरण दो, फिर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। ये चेन स्पष्ट विवेक के साथ सिंहासन पर लेटा हुआ था, राख की तरह दिख रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सिस्टम ने फिर से बीप बजाना शुरू कर दिया। इस प्रणाली में विवरणों पर अपर्याप्त विचार के कारण मेजबान को अब 1000 फुट स्पिरिट पूल के साथ मुआवजा दिया जाता है, जो 10 स्पिरिट स्प्रिंग्स के साथ आता है। ये देखकर कि वास्तव में मुआवजा मिला है, ये चेन ने अंततः एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। सिस्टम, ओह सिस्टम, तुम चतुर हो। मेरे लिए ये सब ऑर्डर करो। ये चेन ने अपना हाथ लहराया और पीछे के पहाड़ पर 1000 फुट का आध्यात्मिक कुंड स्वतः ही प्रकट हो गया और पीछे के पहाड़ पर मूल स्थान स्वतः ही बहुत फैल गया। यहाँ 10 आध्यात्मिक झरने हैं जिनसे पानी बहता है। पूरे पीछे के पहाड़ का उल्लेख नहीं करना चाहिए। पूरे कुनलुन पवित्र भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता में थोड़ी वृद्धि हुई है। यदि इस आकार का एक आध्यात्मिक तालाब और 10 आंखों वाला आध्यात्मिक झरना बाहरी दुनिया में स्थापित कर दिया जाए, तो यह निश्चित रूप से शिखर पर स्थित उन पवित्र स्थानों को एक दूसरे से लड़ने के लिए उकसाएगा। मिशन की कठिनाई क्या है? क्या आप मुझे कोई स्पष्टीकरण देंगे? ये चेन ने उदासीनता से सिस्टम पर दबाव बनाना जारी रखा। ऐसा लगता है कि प्रणाली इसके लिए तैयार की गई है। वर्तमान 80% प्रगति पिछली 100% प्रगति के बराबर है और प्राप्त पुरस्कार भी वही हैं। अतिरिक्त 20% पुरस्कार बोनस के बराबर है। वह बेहतर है। ये चेन ने अब सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया। इस समय म्यूयान ने म्यूलेई, गुयंगलुओ और अन्य लोगों को भी मुख्य हॉल में ले जाया। अध्याय 18 कुनलुन आचार संहिता, सम्राट स्तरीय योग्यता वाले प्रशिक्षुओं की भर्ती। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। म्यूयान ने सिंहासन पर बैठे ये चेन की ओर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। म्यूलेई और गुयंगलुओ ने उत्सुकता से ऊपर देखा और पहली नज़र में ही आश्चर्यचकित हो गए। उसकी नज़र में सिंहासन पर बैठा व्यक्ति इतना ऊंचा था कि वह पूरे ब्रह्मांड और तारों भरे आकाश के बराबर था। उसके पीछे कोई महल नहीं, बल्कि दूर तारों भरा आकाश था। इसका अस्तित्व एक महान विश्व के जन्म के समान है। इस प्रकार का सदमा और भय उनकी आत्मा में गहराई तक प्रवेश कर गया था। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया था। जब उसने दूसरी बार देखा तो सारे भ्रम गायब हो गए थे और केवल एक युवक दिखाई दे रहा था जो म्यूयान से छोटा लग रहा था। इस युवक का रूप रंग आकर्षक है, चेहरे की बनावट उत्तम है और स्वभाव भी असाधारण है। उसके हर कदम में ताओवादी आकर्षण झलकता है। यदि हमें दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति चुनना हो तो वह निश्चित रूप से यह युवक होगा। क्या ये यान एर का स्वामी है? ये सचमुच अथाह है। यह अवश्य ही कोई छिपा हुआ स्वामी होगा। म्यूलेई ने अपना सिर नीचे झुका लिया और फिर से ये चेन की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गुयंगलुओ के लिए भी यही बात लागू होती है। उसके दिल में सबसे सुंदर पुरुष हमेशा भाई म्यूयान ही रहेगा। लेकिन ये चेन को देखने के बाद उसे आखिरकार समझ आ गया कि सुंदरता की पराकाष्ठा क्या होती है। लेकिन वह अपने से ऊपर के आदमी के प्रति कोई प्रेम महसूस नहीं कर सकी। उसे केवल आश्चर्य और भय महसूस हुआ। शिष्य, इस पारिवारिक यात्रा पर तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये चेन ने हल्के से कहा। सिर्फ एक वाक्य ने म्यूयान को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके ऊपर बर्फ के पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो, जिससे वह सिर से पैर तक ठंडा हो गया हो। यह मेरी लापरवाही थी। कृपया मुझे सजा दीजिए, गुरु। हालांकि मुझे नहीं पता कि गुरु असंतुष्ट क्यों हैं, लेकिन पहले घुटने टेक कर माफी मांगना तो बनता ही है। ये चेन ने कहा, आपने जिन्यू संप्रदाय के युवा गुरु को मार डाला। क्या आपको लगता है कि जिन्यू संप्रदाय कोई कार्रवाई नहीं करेगा? अपने शिक्षक को ये कहते हुए सुनकर म्यूयान ने भ्रम में अपना सिर उठाया। उसे समझ नहीं आया कि उसके शिक्षक क्या कहना चाह रहे थे। हालांकि म्यूलेई और गुयंगलू ने कोई अभिव्यक्ति दिखाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे पहले से ही अपने दिलों में सदमे में थे। क्या म्यूयान के मालिक को सचमुच न्यू परिवार में चल रही हर बात का पता था? उस पुरुष ने ये कैसे किया? ये देखकर कि म्यूयान को पूरी तरह समझ नहीं आया, ये चेन ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि यह शिष्य अभी भी थोड़ा भोला और नासमझ है। इसलिए उसके पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिन्यू संप्रदाय के आने और आपको परेशान करने का इंतजार करने के बजाय आप पहल क्यों नहीं करते और पहले उन्हें मार देते? उन्हें तब तक मारते रहो जब तक वे डर न जाएं, और फिर कौन आपसे नफरत करने की हिम्मत करेगा? माथा, म्यूयान, म्यूलेई और गुयंगलुओ मौके पर ही स्तब्ध रह गए। जिन्यू संप्रदाय को मार डालो। वह तो गोल्डन कोर स्टेज के चौथे स्तर पर एक बच्चा है। वह लोगों को मारने के लिए सीधे जिन्यू संप्रदाय में कैसे जा सकता है? क्या ये संभव है? म्यूयान ने कभी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। बुरी से बुरी स्थिति में वह जिन्यू संप्रदाय का सामना करने से पहले खुद के और मजबूत होने तक इंतजार करेगा।
मास्टर के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। ये चेन ने धैर्यपूर्वक सिखाया, शिष्य, बैठकर मृत्यु की प्रतीक्षा करना कभी भी हमारी कुनलुन पवित्र भूमि का उद्देश्य नहीं रहा है। आपको याद रखना होगा कि आप जो भी करते हैं वह सिर्फ आपका काम नहीं है। जब आप वहां होते हैं तो आप पूरी कुनलुन पवित्र भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ये चेन के शब्दों ने म्यूयान को प्रबुद्ध कर दिया और उसे अचानक एहसास हुआ। वह समझ, शिष्य, मैं समझ गया। मैं पहले बहुत रूढ़िवादी था। अगर आप मुझे एक और मौका दें तो मैं जिन्यू संप्रदाय पर हमला कर दूंगा। म्यूयान की आवाज़ मधुर और शक्तिशाली थी और उसका दिमाग अचानक साफ हो गया और उसे पता चल गया कि वह कहाँ गलत था। सतह पर वह सिर्फ एक लापरवाह चौथे स्तर का जिंदन मंच योद्धा है। जिन्यू संप्रदाय में इस क्षेत्र के अनगिनत मजबूत लोग हैं, लेकिन वास्तव में मैं कुनलुन पवित्र भूमि का चेहरा हूं और मेरे स्वामी मुझे पीट पीट कर मार डालने की अनुमति नहीं देंगे। ये देखकर कि म्यूयान ने कुनलुन पवित्र भूमि की आचार संहिता को समझ लिया था, ये चेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। संक्षेप में, जब आप वहां हो तो पंथ को शर्मिंदा न करें, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु के सावधानीपूर्वक शिक्षण के बाद म्यूयान पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गया और गुरु के प्रति उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई। आप सचमुच मेरे गुरु बनने के योग्य हैं। आपकी सोच आम लोगों से अलग है। मैं अभी भी आपसे बहुत पीछे हूँ। गुरु और शिष्य के बीच बातचीत सुनकर म्यूलेई और गु यंगलुओ पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि उनकी धारणा में जिन्यू संप्रदाय अभी भी एक विशालकाय है जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। छिपने का समय नहीं है तो कौन अपनी इच्छा से आपके पास आएगा? लेकिन क्या म्यूयान के गुरु ने वास्तव में म्यूयान को जिन्यू संप्रदाय पर अकेले हमला करने दिया ताकि संप्रदाय को शर्मिंदा होने से बचाया जा सके? मुख्य बात यह है कि क्या म्यूयान ने सचमुच सुना? ये किस प्रकार का पंथ है? हालांकि वे ये भी समझते थे कि यदि अन्य संप्रदाय ऐसा करते हैं तो वे संभवतः मर जाएंगे, लेकिन कुनलुन पवित्र भूमि रहस्यमय और अप्रत्याशित थी, इसलिए वास्तव में उनके पास ऐसा करने का आत्मविश्वास था। म्यूयान ने ऊंची आवाज में कहा, मास्टर, क्या मैं अब बाहर जाऊं? ये चेन ने बेबसी से अपना हाथ माथे पर रख लिया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल फुलोंग पर्वतों में एक जीनियस एक्सचेंज मीटिंग होगी। तुम और मैं वहां चलेंगे। सिस्टम ने पहले ही उसे एक कार्य दिया था जो कि फुलोंग पर्वतों में जीनियस एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में शिष्यों की भर्ती करना था। समय की गणना करते हुए प्रतिभा विनिमय बैठक आधिकारिक तौर पर कल शुरू होगी। म्यूयान थोड़ा उलझन में था। फुलोंग पर्वत, मैंने सुना था कि यह बहुत दूर का स्थान है। कैंगटियान क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, बल्कि लोयू क्षेत्र में। लोयू क्षेत्र और कैंगटियन क्षेत्र के बीच अभी भी कई क्षेत्र हैं। गुरुदेव को अचानक इतनी दूर जाने का विचार क्यों आया? लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। चूंकि उसके मालिक ने उसे अपने पीछे चलने को कहा था, वह बस उसके पीछे चला गया। वैसे गुरुजी, ये मेरे पिता हैं और ये मेरी मंगेतर हैं। मैं चाहता हूं कि वे संप्रदाय में रहें। क्या ये संभव है? म्यूयान ने घबराकर पूछा। स्वाभाविक रूप से, ये चेन इतनी छोटी सी बात की परवाह नहीं करेगा। कुनलुन पवित्र भूमि इतनी बड़ी है कि वहां कुछ लोगों को इकट्ठा करने में कोई समस्या नहीं है। आप मेरे मुख्य शिष्य हैं और आपका दर्जा मेरे बाद दूसरे स्थान पर है। आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं, ये चेन ने कहा। ये देखकर कि उसके गुरु ने उसे निर्णय लेने का अवसर दिया है, म्यूयान इतना उत्साहित हुआ कि उसने तुरंत गुरु को धन्यवाद दिया। मूलेई और गु यंगलुओ भी बहुत खुश हुए। ये बातें समझाने के बाद ये चेन ने गु यंगलुओ की ओर देखा। मुझे गु यंगलुओ की योग्यताएं पहले ही पता चल चुकी थीं। गु यंगलुओ, एक सम्राट स्तर की प्रतिभा, अमर परम शरीर। दुर्भाग्य से उसका सर्वोच्च अमर शरीर अभी सुप्त अवस्था में है। यदि वह इसे सक्रिय कर ले तो वह स्वर्ग तक पहुंच सकता है और भविष्य में अमर सम्राट का पद प्राप्त कर सकता है। हालांकि सक्रियण की शर्तें बहुत कठोर हैं और आपके जीवन काल में इसे सक्रिय करना संभव नहीं हो सकता है। गु यंगलुओ, क्या तुम मुझे अपना शिक्षक स्वीकार करने को तैयार हो? ये चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। गु यंगलुओ, जो हमेशा से ही घबराई हुई और संकोची रही थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महत्वपूर्ण व्यक्ति वास्तव में उससे व्यक्तिगत रूप से बात करेगा। क्या तुमने सही सुना? क्या तुम उसे अपना शिष्य स्वीकार करना चाहते थे? गु यंगलुओ के लिए तो मानो खजाने का कोई विशाल पहाड़ उसके सिर पर गिर पड़ा हो। उसका सिर भिनभिना रहा था और उसे चक्कर आ रहा था। यदि म्यूयान वहां चुपचाप उसके कपड़े नहीं खींच रहा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि यह सच है। गु यंगलुओ को पता था कि उसके सामने एक अभूतपूर्व अवसर आ गया है और वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और आनंद में झुक गई। ये लड़की बहुत ईमानदार है। कुछ ही धक्कों के बाद फर्श की टाइलें टूटने वाली हैं। शिष्य गु यंगलुओ, गुरु को नमस्कार। गु यंगलुओ ने ऊंची आवाज में कहा। डिंग, पता चला है कि मेजबान को सम्राट स्तर की योग्यता वाला एक शिष्य मिल गया है और सिस्टम पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। अध्याय 19 पुरस्कार दोगुना करें, जीनियस एक्सचेंज मीटिंग में भाग लें। इनाम, 2 अमर राजा समन कार्ड। इनाम के रूप में अराजकता का क्षेत्र। इनाम, युद्ध के देवता का महल।
इनाम, शाही स्तर की तकनीक ताइशांग जेनिक्सियन जुए की एक प्रति। इनाम, 1000 फुट की भूमिगत आध्यात्मिक शिरा। इनाम, सम्राट स्तरीय संप्रदाय संरक्षण संरचना जो तियान जिंगचेन संरचना की एक प्रति। एक शिष्य की सफलतापूर्वक भर्ती के बाद सिस्टम ने तुरंत ढेरों इनाम दिखाए। क्या ये चेन को इतनी सारी अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं थी? सम्राट स्तर की प्रतिभा वाले शिष्य अलग होते हैं। उन्हें अमर स्तर की प्रतिभा वाले शिष्यों से ज़्यादा पुरस्कार मिलते हैं। सम्राट स्तर की योग्यताएं सर्वोच्च स्तर की हैं तथा अमर स्तर की योग्यताएं सम्राट स्तर की योग्यताओं से निम्न स्तर की हैं। म्यूयान का जन्म प्रथम स्तरीय अग्नि आध्यात्मिक जड़ों के साथ हुआ था और उसमें अमर गुण थे। बाद में ये चेन ने उसे बेहतर बनाने में मदद की और वह ज्वाला आत्मा के पवित्र शरीर के सम्राट स्तर तक पहुंच गया। इसलिए पुरस्कार अभी भी अमर स्तर की रेटिंग के अनुसार दिए जाते हैं। लेकिन गु यंगलुओ अलग है। वह एक वास्तविक सम्राट स्तर की प्रतिभा और एक अविकसित सर्वोच्च अमर शरीर है। मुयान, ये घटिया चीज़, ये तुम्हारी जवान बीवी जितनी भी कीमती नहीं है। जब ये चेन ने मुयान को देखा तो उसकी आंखों में नाराजगी का भाव था। म्यूयान का दिल धड़क उठा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका मालिक उसे इस तरह क्यों देख रहा है। क्या मैंने फिर गलती की? यंगलुओ, आज से तुम मेरे दूसरे प्रत्यक्ष शिष्य होगे और म्यूयान तुम्हारा बड़ा भाई है। ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हे बड़े भाई मुयान, अब से मैं तुम्हारी छोटी बहन बनूंगी। तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी और मुझे अच्छी शिक्षा देनी होगी। गु यंगलुओ ने म्यूयान की ओर चंचल चेहरा बनाया। मुयान भी बहुत खुश था। चूंकि वे दोनों एक ही गुरु की पूजा करते थे इसलिए भविष्य में कोई भी उनके रिश्ते में दखल नहीं देगा। यंगलुओ, ये वह तकनीक है जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दी है। ये तुम्हारे लिए लाभदायक होगी। बोलते हुए ये चेन ने गु यंगलुओ के हाथ में प्रकाश की एक गेंद फेंकी। प्रकाश की गेंद लेने के बाद गु यंगलुओ ने अपने भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह महसूस किया, इससे पहले कि वह उसे देखता भी। हालांकि ये शक्ति उसके लिए बहुत कोमल थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इसके विपरीत यह उसके बहुत करीब थी। म्यूयान, जिसे एक बार यह अनुभव हुआ था, ने इसे निगल लिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह किस स्तर की मार्शल आर्ट थी। अगर गुरु मदद करे तो क्या कोई सौदा हो सकता है। प्रकाश का गोला स्वतः ही विलुप्त हो गया और स्क्रॉल का एक समूह प्रकट हो गया। स्क्रॉल की सतह पर ताइशांग जेनशियानज्यू लिखा है। इन शब्दों को देखते ही आपके अंदर अत्याचार की एक अवर्णनीय भावना भर जाती है। अमर प्राणियों को भी दबाया जा सकता है। क्या ये पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है? अंत में दो छोटे शब्द सम्राट स्तर ने गु यंगलू को बड़ा आश्चर्य दिया। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन फिर भी वह चीखने से खुद को नहीं रोक सकी और उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें बाहर निकलने को हो गईं। सम्राट स्तर की तकनीक, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या ये सम्राट स्तर की तकनीक है? गु यंगलुओ ने कई बार जोर से पलकें झपकाईं। हकीकत ने उसे बताया कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक शाही स्तर की मार्शल आर्ट थी। एक बड़ा झटका, आश्चर्य और उत्साह तुरंत उसके दिल में भर गया। वह अब जिन्यू संप्रदाय की एक राजा स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास कर रहा है। दूसरों के लिए राजा स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक पहले से ही बहुत उन्नत है। आखिरकार म्यू परिवार जैसे छोटे परिवार के लिए ये बहुत अच्छा होगा यदि उनके पास जुबान स्तर की मार्शल आर्ट पुस्तक हो। राजा स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक की तो बात ही छोड़ दें। सम्राट स्तर के कौशल के लिए उसने तो इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। यदि यह पुस्तक ताइशांग जेनशियानज्यू बाहरी दुनिया में प्रकाशित हो जाती तो यह निश्चित रूप से पूरे डोंगशेंग महाद्वीप में खूनी तूफान का कारण बनती। लेकिन मास्टर ने इसे कचरे की तरह फेंक दिया। गुरुजी, आपके उपहार के लिए धन्यवाद। गु यंगलुओ की आवाज कांप उठी। म्यूयान, जो उसके बगल में खड़ा था, आत्मसंतुष्ट होकर हंसा और शेखी बघारी, यंगलू, अरे नहीं छोटी बहन, तुम्हारे बड़े भाई की मार्शल आर्ट भी वास्तव में शाही स्तर की है। क्या सम्राट स्तर का भी? गु यंगलुओ आश्चर्यचकित और खुश थी और ये चेन के प्रति उसकी कृतज्ञता और भी गहरी हो गई। युवा दंपति का भाग्य पुनः लिखा गया। एक बुजुर्ग पिता के रूप में म्यूलेई ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका जब उसने अपने बेटे और होने वाली बहू को सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट में निपुण देखा। हालांकि वह ये भी जानता था कि वह कुनलुन पवित्र भूमि का अनुयायी नहीं था, इसलिए उसे समान व्यवहार कैसे प्राप्त हो सकता था। उनके लिए कुनलुन पवित्र भूमि में रहना और अभ्यास करना पहले से ही सबसे अच्छा सौदा है। इस तकनीक का अभ्यास करने से पहले मैं आपकी शारीरिक क्षमता को अधिकतम करूंगा। इस तरह आपका अभ्यास तेजी से आगे बढ़ेगा। ये चेन ने गु यंगलुओ की ओर उंगली उठाते हुए कहा और एक अदृश्य शक्ति ने उस पर काम किया। अनगिनत महान नियम प्रकट हुए और उसके शरीर में समा गए। ये चेन की मदद से गु यंगलुओ का सर्वोच्च अमर शरीर खुलने लगा। उसके शरीर पर सफ़ेद रोशनी की अनगिनत रेखाएं उभर आईं और उसकी सभी मेरिडियन पूरी तरह से खुल गईं। पूर्ण परम अमर शरीर का निर्माण हो चुका है और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर की ओर एक उग्र नदी की तरह पागलों की तरह दौड़ रही है।
इस भयानक साधना गति ने सभी को चौंका दिया। यहाँ तक कि म्यूयान भी आश्चर्यचकित था। केवल साधना की गति की बात करें तो यहाँ तक कि उसकी ज्वाला आत्मा पवित्र शरीर भी इतना भयानक नहीं है। यंगलुओं का शरीर किस प्रकार का है? उस क्षण गु यंगलुओं को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अलग थी। उसकी साधना में आने वाली सभी कठिनाइयां पूरी तरह से हल हो गई थीं। इसके अलावा भले ही उसके पास अभ्यास करने का कोई तरीका न हो, आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा खुशी के साथ उसके शरीर में प्रवेश करेगी। यहाँ तक कि अगर वह स्थिर खड़ी रहती तो भी उसकी साधना की गति जिन्यू संप्रदाय में कठिन अभ्यास करने की तुलना में अधिक तेज होती। तो क्या यही मेरी असली क्षमता है? गु यंगलुओ बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मुयान, उन्हें उनके आवास पर ले जाओ। कल फुलोंग पर्वत पर प्रतिभा विनिमय बैठक में भाग लेने जाना मत भूलना, ये चेन ने याद दिलाया और फिर गायब हो गया। वह पीछे पहाड़ पर वुडाओ चाय के पेड़ के नीचे प्रकट हुआ और उसने अभी अभी प्राप्त पुरस्कारों की गिनती शुरू कर दी। 2 अमर राजा समन कार्ड बुलाओ। ये चेन ने इसका सीधा उपयोग किया। अमर राजा एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी है जो अमर सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर है। 2 अमर राजाओं के एक साथ आ जाने से वे निश्चित रूप से जंगली अमर दुनिया में घूम सकते हैं। एक बार जब 2 अमर राजा कार्रवाई करेंगे तो उन पवित्र स्थानों को भी, जो लाखों या करोड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं, हाई अलर्ट पर रहना होगा, अन्यथा उन्हें निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जल्द ही शून्य मुड़ गया और एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने वाली 2 आकृतियां ये चेन के सामने प्रकट हुईं। ये 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हैं, दोनों अमर राजा की शक्ति के चरम पर हैं। जब तक अमर सम्राट प्रकट नहीं होता तब तक परम अमर राजा अजेय रहेगा। संप्रदाय गुरु से मिलिए, मेरा नाम ब्लैक ड्रैगन है। मास्टर, मैं बाय लॉन्ग हूँ। दोनों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। ठीक है, संप्रदाय की रक्षा करो। ये चेन ने सिर हिलाया और उन्हें जाने दिया। दूसरा पुरस्कार अराजकता का क्षेत्र है। अराजकता का क्षेत्र क्या है? दरअसल ये गर्भाधान, परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया में एक छोटी सी दुनिया है। ये दुनिया सबसे आदिम है और महान पथ के अनगिनत नियम भी सबसे स्पष्ट हैं। दुनिया के विकास का अवलोकन करने और विभिन्न कानूनों में परिवर्तन को समझने के लिए अराजकता के क्षेत्र में प्रवेश करने से व्यक्ति के अपने अभ्यास को बहुत लाभ होगा। साधारण लोगों की तो बात ही क्या, अमर सम्राट भी ऐसे दुर्लभ अवसर के लिए लालायित रहता है। पिछली बार की तरह जब ये चेन हॉन्गमैन के आदिम शरीर के साथ विलीन हो गया तो इससे तारों भरे आकाश की गहराई में सभी प्रकार के भयावह दृश्य उत्पन्न हुए और अनगिनत कानून प्रकट हुए। कई अमर प्रभु, अमर राजा और अमर सम्राट चिंतित हो गए और साधना के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए नियमों के विकास को देखा। कई मजबूत लोगों को इससे बहुत लाभ हुआ है। भौतिकीकरण, ये चेन ने भी इसका आयोजन किया। जल्द ही कुनलुन पवित्र भूमि के ऊपर एक ब्लैक होल जितना बड़ा गोला लटक गया। यह अराजकता की दुनिया है। इसमें प्रवेश करते ही विभिन्न नियमों के विकास का अनुभव होता है। तीसरा इनाम युद्ध के देवता का महल है। युद्ध के देवता के महल का कार्य बहुत सरल है। इसमें प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध या स्थापित कई शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध युद्ध कर सकता है। चाहे आप कितने भी दुखी हों, आप उसे वास्तविकता में वापस नहीं लाएंगे। यहाँ तक कि अगर कोई युद्ध देवता के महल के अंदर मर भी जाता है तो वह आसानी से महल से बाहर निकल जाएगा और उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन शिष्यों के लिए जो लड़ाई से प्यार करते हैं, युद्ध के देवता का महल शाश्वत भगवान है। चौथा पुरस्कार 1000 फीट जमीन के नीचे एक आध्यात्मिक नस है। आध्यात्मिक नाड़ियों की भूमिका के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी आध्यात्मिक नाड़ियां होंगी वहां साधकों का जमावड़ा होगा और यहां तक कि संप्रदाय भी स्थापित होंगे। 1000 फुट लंबी आध्यात्मिक शिरा की बहुमूल्यता शब्दों से परे है। ये चेन ने अपना हाथ हिलाया और इस आध्यात्मिक शिरा को गहरे भूमिगत दफना दिया, जिससे कुनलुन पवित्र भूमि को हर समय आध्यात्मिक पोषण मिलता रहा। उस समय कुनलुन पवित्र भूमि के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक कम से कम 2 गुना बढ़ गई और यह अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अंतिम बिंदु सम्राट स्तरीय संप्रदाय संरक्षण गठन, जोल्तन स्टार एरे है। इस संरचना का उपयोग रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए किया जा सकता है। अमर सम्राट के आक्रमण करने पर भी जोल्तन तारा समूह को भेदना मुश्किल होगा। व्यवस्थित करना, अपने हाथ की एक लहर से ये चेन ने पूरी कुनलुन पवित्र भूमि को घेरते हुए एक संरचना बनाई। ऊपर देखने पर कभी कभी छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह सबसे मजबूत लेकिन सबसे खतरनाक संप्रदाय सुरक्षात्मक गठन था। कुनलुन पवित्र भूमि की छोटी आबादी से मूर्ख मत बनो, सुरक्षा की भावना बिल्कुल अविश्वसनीय है। अगले दिन ये चेन एक ताओवादी शरीर में परिवर्तित हो गया और हॉल के बाहर प्रकट हुआ। आज वह दिन है जब फुलुओ पर्वत पर प्रतिभा विनिमय बैठक आयोजित की जाएगी और ये चेन अभी भी इसका इंतजार कर रहा है। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम संप्रदाय को मजबूत करने के लिए सम्राट स्तर की योग्यता वाले कुछ और शिष्यों की भर्ती कर सकें। अध्याय 20 सु लिंग्युन निराश, यहाँ कोई प्रतिभा नहीं है। म्यूयान और गु यंगलुओ भी पहले से ही इंतजार कर रहे थे।
गुरु को प्रकट होते देख सभी लोग खुशी से भागे। चलो लुओयुए राज्य में फुलोंग पर्वत पर चलें। ये चेन ने हाथ हिलाया और एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें घेर लिया। फिर वह आसानी से शून्य को पार कर गया, अपने दोनों शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया और गायब हो गया। जब उन्होंने कुनलुन पवित्र भूमि छोड़ी तो पूरा जिन्यू संप्रदाय स्तब्ध रह गया। युवा संप्रदाय के नेता की मृत्यु की खबर पूरे जिन्यू संप्रदाय में फैल गई है। शिष्यों और बुजुर्गों दोनों को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। क्या कैंटियन क्षेत्र में वास्तव में कोई ऐसा है जो युवा संप्रदाय के नेता को मारने का साहस करता है? क्या हत्यारे को यह नहीं पता कि युवा संप्रदाय के नेता की हत्या करना पूरे जिन्यू संप्रदाय को भड़काने के बराबर है? कितने लोग एक पंथ के प्रकोप का सामना कर सकते हैं? ऐसा कहा जाता था कि संप्रदाय का नेता पूरी रात गुस्से में था और संप्रदाय के नेता के हॉल से अक्सर दहाड़ें सुनी जा सकती थीं, जिससे पूरा जिन्यू संप्रदाय हिल जाता था। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो बाहरी दुनिया में बहुत बड़ा झटका लगेगा। संप्रदाय के मुख्य हॉल में जिन्यू संप्रदाय के कई उच्चपदस्थ अधिकारी इस समय एकत्रित हुए हैं। उनमें से प्रत्येक के पास एक अत्यंत मजबूत आभा है और उनके चारों ओर एक अकथनीय ताओवादी आकर्षण तैर रहा है। सबसे कमजोर व्यक्ति शून्य शोधन क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया है। सबसे ऊपर सिंहासन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसकी आभा से एक अद्भुत जानलेवा आभा निकल रही थी। शून्य शोधन क्षेत्र के शिखर पर उसकी आभा तेजी से फैल रही थी। वह संप्रदाय के नेता जिन रुएतियान हैं। अपने बेटे जिनहाओ की मौत से वह बेहद दुखी और क्रोधित हो गया और उसने हत्यारे से संबंधित सभी लोगों को मार डालने की कसम खाई। मेरे बेटे के पास एक नवजात आत्मा रक्षक है। अगर कोई साधारण व्यक्ति उसे मारना चाहता है तो उसे कम से कम नवजात आत्मा के चरण पर या आध्यात्मिकता के चरण में होना चाहिए। हो सकता है कोई शत्रुतापूर्ण संप्रदाय मुझ पर गुप्त रूप से आक्रमण कर रहा हो। वे मुझे अस्थिर करना चाहते हैं। बड़े किन उन प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों की जांच करें और पता लगाएं कि सबसे अधिक संदिग्ध कौन है। एल्डली, आपको उस दिन हाओ एयर के रास्ते की जांच करनी होगी। आपको हर सुराग ढूंढना होगा और किसी को भी भागने नहीं देना होगा। संप्रदाय के नेता जिन रुएतियान दर्द और क्रोध से दहाड़े। मैं एक व्यक्ति को जाने देने की अपेक्षा गलती से 10,000 लोगों को मार डालना पसंद करूंगा। जब जिन रुएतियान का आदेश जारी हुआ तो जिन यूजों के लोगों ने भी हत्यारे की तलाश के लिए नवजात आत्मा चरण के 2 बुजुर्गों के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू कर दी। लुओयुए राज्य का आकार लगभग कैंटियन राज्य के बराबर है और फुलोंग पर्वत हाल के दिनों में सबसे जीवंत क्षेत्र है। क्योंकि आज लुओयु किंगडम की प्रतिभा विनिमय बैठक आधिकारिक तौर पर आयोजित की जाएगी और कई गर्वित बच्चे और उत्कृष्ट लोग शक्तिशाली संप्रदायों में प्रवेश करने के अवसरों की तलाश में यहां आएंगे। लुओयुए साम्राज्य के कई शक्तिशाली संप्रदाय इस पर नजर रख रहे हैं। क्या तुमने सुना? इस साल किंगक्सू तलवार संप्रदाय का भर्ती कोटा 10 लोगों का है। शायद वे हमें चुनेंगे। अगर हम किंगक्सू तलवार संप्रदाय में शामिल हो गए तो ये बहुत अच्छा होगा। मुझे अब भी हावरान पवेलियन ज्यादा पसंद है। कहते हैं कि पृथ्वी के अमर कुलपति हावरान पैट्रियार्क के प्रभारी हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से सबसे स्थिर है। जुबाओ दिव्य संप्रदाय अच्छा है ना? ये पवित्र भूमि के बाद लुओयु साम्राज्य का सबसे धनी संप्रदाय है। इसमें प्रवेश करना एक विलासितापूर्ण जीवन है। फुलुओ पर्वतों में इस तरह की चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। चाहे वह हावरान मंडप हो, जुबाओतियान संप्रदाय हो या किंगक्सू तलवार संप्रदाय हो, ये सभी बहुत शक्तिशाली संप्रदाय हैं। अगर आप बाहरी शिष्य भी हैं तो यह आपके पूर्वजों के अच्छे कर्मों का ही परिणाम है। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि पतित चंद्रमा की पवित्र भूमि की तुलना में ये संप्रदाय अभी भी बहुत हीन हैं। पतित चंद्रमा की पवित्र भूमि में प्रवेश पाना एक बड़ा सम्मान है। उसी समय किसी ने गिरते चंद्रमा की पवित्र भूमि का उल्लेख किया। हालांकि उनके आसपास के कई लोगों ने उनके प्रति तिरस्कार व्यक्त किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सपना देखने की? लुओयुए की पवित्र भूमि, क्या ऐसी पवित्र भूमि यहाँ शिष्यों को स्वीकार करेगी? क्या वे तुम जैसे बेमिल को स्वीकार करेंगे? हाँ, गिरते चांद की पवित्र भूमि एक विशाल विशालकाय है। यह अमर सम्राट की विरासत है। केवल सच्चे महाज्ञानी ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। क्या हमें इसके बारे में सपने देखने का भी अधिकार है? जब कई लोगों ने गिरते चंद्रमा की पवित्र भूमि के बारे में बात की तो हर कोई लालसा और श्रद्धा से भर गया। ये लुओयुए साम्राज्य का एकमात्र पवित्र स्थल है और डोंगशेंग महाद्वीप के 10 पवित्र स्थलों में से एक है। यह अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है और यह वह स्थान है जिसका हर कोई सपना देखता है। हालांकि लुओयु की पवित्र भूमि के पैमाने को देखते हुए इस तरह की प्रतिभा विनिमय बैठक में शिष्यों की भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां से कुछ ही दूरी पर 2 अत्यंत सुंदर महिलाएं भी टहल रही थीं और संयोगवश उन्होंने इन लोगों की बातचीत सुन ली। उनमें से एक लड़की, जो 16 साल से अधिक उम्र की नहीं लग रही थी, शरारत से मुस्कुराई और बोली, बड़ी बहन, आपने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की होगी कि हमारे गिरते चंद्रमा पवित्र भूमि के लोग भी यहाँ होंगे। लड़की थोड़ी उलझन में थी, लेकिन हम यहाँ क्यों हैं?
ये तो बस एक प्रतिभा विनिमय बैठक है। हम किस तरह की प्रतिभाओं की उम्मीद कर सकते हैं? जिस लड़की को बड़ी बहन कहा जाता था वह थोड़ी बड़ी थी, शायद 20 साल की। याओ याओ, प्रतिभाशाली लोग हर जगह होते हैं। यह मत भूलना कि मुझे, तुम्हारी बड़ी बहन को, हमारे गुरु ने रास्ते में ही उठा लिया था। मैं एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से हूँ। सबसे बड़ी बहन सू लिंग्युन ने अपनी छोटी बहन ताओ याओ याओ को समझाया। छोटी ताओ याओ याओ ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो, लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे अधिक आकर्षित किया वह था आसपास का भोजन, पेय और मनोरंजन। गिरते चंद्रमा की पवित्र भूमि में बहुत अधिक नवीनता वाले गैजेट नहीं हैं। फुलोंग पर्वत में प्रतिभा विनिमय बैठक पूरे जोरों पर थी, और ये चेन ने भी 2 शिष्यों को अंतरिक्ष में जाने और छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जीवंत वातावरण अभिभूत कर देने वाला है। कितने लोग? गु यंगलुओ खुशी से चिल्लाया। म्यूयान ने अपने बालों में कंघी की और घबराहट से इधर उधर देखा, फिर चालाकी से ये चेन के पास पहुंची। कौन सा? मास्टर, क्या मैं पहले यंगलुओ को टहलने के लिए ले जा सकती हूँ? ये चेन ने अपनी आंखें घुमाईं और सिर हिलाया। आगे बढ़ो, खो मत जाना। अरे, जब मास्टर जी यहाँ हैं तो मैं कैसे भटक सकता हूँ? ये कहते हुए म्यूयान ने अपनी मंगेतर का हाथ थाम लिया और अपनी दुनिया का आनंद लेने के लिए भीड़ में चला गया। ये चेन की दिशा बिल्कुल स्पष्ट थी। उतरने के कुछ ही देर बाद वह उस दिशा में चल पड़ा जहां सबसे ज्यादा लोग थे। उनके शोध के अनुसार शिष्य बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार वही हैं। इसके अलावा उसके पास सम्राट की योग्यताएं भी हैं। जीनियस एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योग्यता परीक्षा है। एक बड़े क्षेत्र में कई विशाल पत्थर के मंच हैं। पत्थर के मंच पर 9 सितारे उकेरे गए हैं। ये स्टार प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग विशेष रूप से योग्यता परीक्षण के लिए किया जाता है। जब आप अपनी हथेली स्टार प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तो संबंधित तारे चमक उठेंगे। जितने ज्यादा तारे होंगे आपकी रेटिंग उतनी ही बेहतर होगी। सामान्यतः कहा जाए तो किसी व्यक्ति को विभिन्न संप्रदायों द्वारा देखे जाने तथा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले कम से कम 5 सितारों का प्रकाशित होना आवश्यक है। इस तथ्य से मूर्ख मत बनिए कि फुलुओ पर्वतों में पहले से ही अनगिनत युवा लोग हैं, कम से कम उनकी संख्या करोड़ों में है। लेकिन अभी तक ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सचमुच 5 सितारा चमका सकें। लोयू पवित्र भूमि से सू लिंग्युन और ताओ याओ याओ भी परीक्षा परिणामों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन जितना अधिक वे देखते थे उतना ही अधिक निराश होते थे। बड़ी बहन, इस समय सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को सिर्फ 7 स्टार मिलते हैं, 8 भी नहीं। क्या ये लोग इतने बुरे नहीं हैं? ताओ याओ याओ बहुत उबा हुआ सा लग रहा था। जिनकी रेटिंग 9 स्टार से कम है वे उनके ध्यान में आने के योग्य नहीं हैं। सू लिंग्युन भी धीरे धीरे निराश हो गई और आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हाय, चलो 1/4 घंटा और इंतजार करते हैं और फिर चले जाते हैं। लगता है आज कोई फसल नहीं है। यहाँ कोई प्रतिभा नहीं है। जब दोनों लड़कियों को कोई दिलचस्पी नहीं थी तो सू लिंग्युन को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक एक निश्चित दिशा में देखा। उनका ध्यान एक आकर्षक चेहरे, सीधे शरीर तथा ड्रैगन और बाघ जैसी मुद्रा वाले एक युवक की ओर गया। यद्यपि यह युवक बिना किसी आकर्षक सजावट के साधारण सफ़ेद कपड़े पहनता था, फिर भी उसका स्वभाव अनोखा था जो उसे हर समय आकर्षित करता था। उसे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब उसने पहली बार इसे देखा तो उसे लगा कि उसने अनंत तारों वाला आकाश देखा है, गहरा और विशाल। ये व्यक्ति कौन है? सू लिंग्युन की चौंकी हुई निगाहें अराजक भीड़ के बीच से गुजरते हुए ये चेन पर पड़ीं।